ऑनलाइन वालों चेक करो, आवाज आ रही क्या? यस। अरे दर्शनी, तुमने गलती से यहाँ पे मैसेज डाल दिया। अरे नहीं नहीं, ठीक है चलो, चलिए गई, स्टार्ट करें। यस। क्या? हाँ हाँ, मतलब मैं तुमको बताऊं, मेरे ज़िंदगी के सभी बेस्ट आइडियाज़ जो इम्प्लीमेंट हुए सब वहीं से आए हैं। हाँ चलो, ऑनलाइन वाला तुमको आवाज़ आ रही है, यहाँ बहुत सारे, मतलब क्या बोलो अभी क्या चल रहा है जान दो। मैं ये फेस टू फेस को आज इग्नोर करके सिर्फ लाइव पे ध्यान देने वाला हूँ। चलिए लेट्स कम टू डे 4 चल रहा है ना अपना, तो 3 दिन में 4 दिन हो गए अपने। चलो बढ़िया है। चलिए 5वां दिन भी हो जाएगा अपना आज, 3 दिन में 5 दिन। चलो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर नंबर 4 पे आएंगे ओएम के। चैप्टर नंबर 4 पूरा प्रैक्टिकल है। चैप्टर नंबर 4 के अंदर में बहुत सारे टेक्निक्स यूज़ किए हुए हैं। अगर आप मॉड्यूल देखोगे, सिर्फ ओल्ड सिलेबस का बोलो न्यू सिलेबस का बोलो, लगभग 150 पेज यहाँ दिए गए हैं आपको, लगभग 150 पेज। इसके अंदर में आई टेल यू वन थिंग, देर इज स्मॉल पार्ट ऑफ थियोरी ऑल्सो विच इज आइडली नॉट आस्क्ड इन द एग्जाम बट कैन बी आस्क्ड, इट इज अ पार्ट ऑफ अ सिलेबस, जहाँ पे कंट्रोल करना क्या होता है, वर्क स्टडी, मेथड स्टडी, टाइम स्टडी करके एक पार्ट है, मोशन स्टडी करके एक पार्ट है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो जॉब का एवेल्यूशन कैसे होता है उसके ऊपर थोड़ा सा थियोरी है, क्यूइंग के ऊपर थोड़ा सा थियोरी है। मैं आपको बता दूं, थियोरी पार्ट में कवर कर ही नहीं रहा हूँ, ठीक है। मैं इस लेक्चर के नीचे एक छोटा सा लिंक डाल रहा हूँ, लगभग 20 मिनट का वो सेशन है, मतलब लेक्चर बहुत बड़ा है, वो 2.5 घंटे का लेक्चर है थ्योरी का। अगर आपने इसके पहले अटेंड किया होगा या देखा होगा तो उसमें टाइम स्टैम्प डाला हुआ है, सिर्फ उतना पार्ट मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, आप वो थ्योरी बाद में कर लेना। आप नहीं करना चाहते हो तो भी चलेगा, चैप्टर 4 से थ्योरी नहीं आता है, ठीक है, बट फिर भी एक बार देख के रखो। हमारा फोकस रहने वाला है आज सिर्फ इन 4 चीज़ों पर, इन 4 चीज़ों पे। सबसे पहले हम इसमें से, मतलब कोई भी चीज़ करते हैं सबसे पहले चलो सिमुलेशन कर लेते चाहिए तो। वी कैन गो ऑन टू असाइनमेंट, वी कैन गो ऑन टू एलपीपी, वी कैन गो ऑन टू ट्रांसपोर्टेशन, राइट। एट द सेम टाइम छोटे मोटे कुछ टॉपिक है जैसे क्यूइंग, शेड्यूलिंग, इनके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, जिसमें से एक क्वेश्चन पिछले 3 अटेम्प्ट से रिपीटेडली आया हुआ है क्यूइंग के ऊपर, और इसके ऊपर मैं अलग से फोकस करने वाला हूँ। इसके अलावा एक लाइन बैलेंसिंग करके छोटा सा टॉपिक है, शेड्यूलिंग कहाँ गया, यहाँ था ना, शेड्यूलिंग करके एक छोटा सा टॉपिक है, इनके ऊपर भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं, तो इनको भी हम थोड़ा सा देखेंगे। ट्राई करके हम एक एक क्वेश्चन एटलीस्ट अच्छे से प्रॉपरली सॉल्व करते हैं सभी टेक्निक्स के, और एक आध क्वेश्चन मैं आपको स्पेसिफिक मार्क करके दूंगा जो आपने कंपलसरी ट्राई करना है, अदर्स कैन बी ऑप्शनल, यू कैन ट्राई इट एट योर एंड, राइट। चलिए लेट्स स्टार्ट। सिमुलेशन का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता है। एक क्वेश्चन लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन लेना है बताओ फटाफट से, जिन लोगों ने अटेंड किया हुआ इसके पहले, कौन सा क्वेश्चन लिया जाए सिमुलेशन का? एक ऐसा क्वेश्चन जो एग्जाम में रिपीट होता है यूजुअली, उसको उठाते हैं। एक देखो पेमेंट रिसीट का क्वेश्चन था, याद आ रहा है क्या? पेमेंट रिसीट का क्वेश्चन था, अ स्मॉल रिटेलर हैज स्टडीड वीकली रिसीट्स एंड वीकली पेमेंट्स फॉर पास्ट 200 वीक्स। न्यू सिलेबस वालों जो ऑनलाइन देख रहे हो, अगर आप मॉड्यूल से मुझे वो फाइंड आउट करने में हेल्प करो तो बढ़िया हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन गया यहाँ पे, सिमुलेशन उसके बाद है शायद। मिला क्या? नहीं मिला? आई थिंक सो दिस इज इट, यही वाला है वो क्वेश्चन नंबर 40। ऑनलाइन वालों जो न्यू सिलेबस के है, इलस्ट्रेशन नंबर 40 पेज नंबर 224, जो ओल्ड सिलेबस के है पेज नंबर 97 पे आप आ सकते हो, इलस्ट्रेशन नंबर 15 दिखेगा आपको, ठीक है। जो मेरे नोट से देख रहे हो तो आप अभी देख लो, मुझे बताओ उल्टा कौन सा पेज नंबर है। सॉल्व किया हुआ है हमने क्लास में, यह सॉल्व किया हुआ है हमने क्लास में, यह अरे दर्शनी चैप्टर 3 करते हैं हाँ, पेज नंबर 113 क्वेश्चन नंबर 34। अगर आप मेरी नोट से देख रहे हो पेज नंबर 113 क्वेश्चन नंबर 34, ओल्ड सिलेबस पेज नंबर 97 इलस्ट्रेशन नंबर 15, न्यू सिलेबस मॉड्यूल पेज नंबर 224 इलस्ट्रेशन नंबर 40। आपके पास 60 सेकंड्स का समय है, क्वेश्चन सिर्फ रीड करना है, नॉर्मल प्लेन रीडिंग, बस सिर्फ रीड करना है, कोई भी बुक नहीं है। स्क्रीन पे ध्यान दो, स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, जस्ट सिंपली रीड इट, सी व्हाट आर यू एबल टू अंडरस्टैंड। उसके बाद फिर टेक्निक को समझाता भी हूँ, सॉल्व कैसे करना है वो भी समझाता हूँ। मैं ये चाहूँगा आप एज इट इज़ डिटेल में आंसर मत लिखिए, बिकॉज उसका आंसर आपके पास ऑलरेडी है। आप फोकस करिए कैलकुलेटर पे कैलकुलेशंस करने पे, रफ में चीज़ें समझने में, और पूरा ध्यान यहाँ कंसेप्ट को समझने में, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है उसको समझने में,
ठीक है, लिखने का पार्ट आप बाद में भी कर सकते हो। चलिए लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं। अ स्मॉल रिटेलर हैज स्टडीड द वीकली रिसीट्स एंड पेमेंट्स ओवर पास्ट 200 वीक्स एंड हैज डेवलप्ड द फॉलोइंग सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन। उसने 200 वीक में स्टडी करके यहाँ पे ये टेबल आपको दिया हुआ है। जैसे कि टेबल में क्या दिया हुआ आपको, 4 रिसीट दिए हुए हैं और 4 पेमेंट दिए हुए हैं। रिसीट 3000 है, उसकी प्रोबेबिलिटी 20% या 0.20 है। रिसीट 5000 है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.30 है। रिसीट 7000 है, 12000 है। इन दी सेम मैनर पेमेंट 4000, 6000, 8000, 10000, उसकी भी प्रोबेबिलिटी दी गई है। उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है, यूजिंग द फॉलोइंग सेट ऑफ रैंडम नंबर्स सिमुलेट द वीकली पैटर्न ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स फॉर द 12 वीक्स ऑफ द नेक्स्ट क्वार्टर, assuming further that the beginning bank balance is 8000 rupees. Can I see opening bank balance है इनका, right? What is the estimated balance at the end of 12 weekly period? मतलब closing balance पूछा हुआ है। What is the highest weekly balance and what is the average weekly balance? क्वेश्चन 3 क्वेश्चन दिया आपको। पहला क्वेश्चन क्या, what is estimated balance at the end of 12 week period? उसके बाद दिया हुआ है what is highest weekly balance during the quarter and what is average। 3 क्वेश्चन है, लास्ट के 2 क्वेश्चन छोड़ दो, पहले क्वेश्चन पे फोकस करो। What is balance at the end of 12 weekly period? क्लोजिंग बैलेंस आफ्टर 12 वीक्स, ये फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? आपको ओपनिंग बैलेंस चाहिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या 8000, हाँ। उसके अलावा आपको क्या निकालना होगा, ये 12 वीक्स का एक एक करके बैलेंस या उसका मूवमेंट रिसीट और पेमेंट का ये भी निकालना होगा, जिसके लिए आपको यहाँ पे रिसीट और पेमेंट के रैंडम नंबर्स दिए हुए हैं, राइट? रैंडम नंबर्स आपको दिए हुए हैं। अब जब भी आपको ये वर्ड दिखाई दे सिमुलेट, इसका मतलब होता है एक ऐसा मॉडल तैयार करिए जो क्वेश्चन में आपको डेटा दिया हुआ है, ये वाला डेटा जो दिया हुआ है ना यहाँ पे आपको 4 वीक्स का जो डेटा दिया हुआ है, इस डेटा को अज्यूम करिए कि आपका फाइनल डेटा है। इसके बेसिस पे आप एक मॉडल बनाइए, एक ड्राफ्ट बनाइए। उस ड्राफ्ट में आप ये वैल्यूज डाल करके जो रैंडम नंबर्स दिए हुए हैं आप आंसर निकालिए। फिर हम चेक करेंगे क्या वो आंसर हमें हमारी चीज़ों के लिए हेल्प कर रहा है और फिर उसका फाइनल मॉडल हम बनाएंगे। मतलब इट इज एज गुड एज, हम जब बोलते हैं ना प्रोडक्ट बनाने के पहले प्रोटोटाइप का टेस्टिंग करिए, सैंपल का टेस्टिंग करिए, तो फाइनल सॉफ्टवेयर बनाने से पहले, फाइनल एल्गोरिथम बनाने से पहले हम एक बेसिक चीज ऑन पेपर करके देख रहे हैं। अगर जम गई बात तो ठीक है, फिर फाइनल करेंगे, नहीं जमी तो वापस से चेंज करेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, सिमुलेशन, राइट? देयर इज अ पर्सन कॉल्ड एज मॉन्टी कार्लो, ये इंसान ने सिमुलेशन बनाया है, राइट? तो कई बार एग्जाम में ये लोग क्या करते हैं, यूज मॉन्टी कार्लोस मेथड एंड फाइंड आउट द आंसर, ऐसा भी बोलते हैं। तो मॉन्टी कार्लोस मेथड क्या है, सिमुलेशन ही है, राइट? अब ये सिमुलेशन में क्या किया जाता है, देखो 2 चीजें करनी है। पहली चीज जो करेंगे, जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उससे हम हमारे तरीके से इन्फॉर्मेशन निकाल के रख देंगे। दूसरी चीज जो हमें करनी है वो ये रैंडम नंबर यूज करके करनी है। तो रैंडम नंबर जो उन्होंने अपने को दिए हुए उसके हिसाब से हमें इन्फॉर्मेशन निकालना है। जो ऑनलाइन चेक कर रहे हो और आपके पास अगर कोई नोट्स वगैरह नहीं है तो इसका पहले फोटो खींच लीजिए। क्वेश्चन मेरे सामने नहीं रहेगा, आपके सामने भी नहीं रहेगा, क्वेश्चन का फोटो खींच के रखो और फिर मैं आंसर लिखना स्टार्ट करता हूँ। क्या करना है साथ में करेंगे, ये लो आगे का पार्ट भी। जिनके पास बुक्स है आप बुक्स में ओपन करिए क्वेश्चन को। जो पहली बार सिमुलेशन देख रहे हैं पूरी तरीके से ध्यान देना, सिर्फ समझने पे फोकस करना, लिखने पे बिल्कुल ध्यान मत दो, बाद में लिख लेना। चलिए स्टार्ट कर रहा हूं मैं। सिमुलेशन के अंदर में जो चीज़ हम अभी करने वाले हैं, आपको क्वेश्चन एग्जाम में डिफिकल्ट लेवल इसी टाइप का रहने वाला है लगभग, राइट? इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है बट मैक्सिमम तरीका ऐसा ही रहने वाला जो अपन सॉल्व कर रहे हैं। लेट अस स्टार्ट। पहली चीज़ क्या करनी है, जिन्होंने किया हुआ है आप बताते जाइए। पहली चीज़ क्या करनी है, आपको निकालना है रेंज। आपको रेंज निकालना है। ये रेंज क्या होता है, आइए समझते हैं रेंज को। रेंज में ध्यान देना, सिर्फ रिसीट के लिए और पेमेंट के लिए, दोनों के लिए अलग अलग रेंज बनाना है। रिसीट का रेंज अलग आएगा, पेमेंट का रेंज अलग आएगा। यू कैन हैव 2 डिफरेंट टेबल्स, 1 फॉर रिसीट 1 फॉर पेमेंट, और यू कैन हैव जस्ट 1 सिंगल टेबल जिसमें आप लेफ्ट साइड पे रिसीट लिख सकते हो, राइट साइड पे पेमेंट लिख सकते हो। ये तो मैटर ऑफ प्रेजेंटेशन है, आपकी इच्छा है। आपको क्वेश्चन में 4 रिसीट दिए हुए हैं, मुझे चारों बताइएगा। पहला वाला क्या दिया हुआ है आपको 3000, दूसरा वाला क्या दिया हुआ है 5000, तीसरा वाला क्या दिया हुआ है 7000 और चौथा वाला क्या दिया हुआ है 12000। इसकी प्रोबेबिलिटी भी दी हुई है क्या क्वेश्चन में, कितनी दी हुई है 0.20, 0.30, 0.40 और 0.10। अगर आप मैथ्स और स्टैट्स के स्टूडेंट्स रह चुके हो तो आपको पता होगा टोटल प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1। कैलकुलेट करिए टोटल प्रोबेबिलिटी कितना है इसमें, 1.00 है क्या, 20 + 30 50, 40 + 10 50, 50 + 50 100, मतलब 1 प्रोबेबिलिटी है। इसके अलावा देखिए इतना तो क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको,
हो सकता है क्वेश्चन में आपको इतना भी न दिया हो सकता है क्वेश्चन में आपको फ्रीक्वेंसी दिया गया हो, फ्रीक्वेंसी से आपने प्रोबेबिलिटी निकालना है। कैसे निकालोगे? फ्रीक्वेंसी 120 है सपोज उस पर्टिकुलर चीज का, टोटल उसका 1000 है, इसको डिवाइड करिए इंटू 100 करिए, परसेंटेज आ जाएगा, इंटू 100 निकाल दीजिए, पॉइंट में आ जाएगा प्रोबेबिलिटी। तो आपको खुद से प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए भी पूछा जा सकता है, वो भी पॉसिबिलिटी है, बट मोस्टली आपको एग्जाम में प्रोबेबिलिटी दी जाती है क्वेश्चन में। अगर प्रोबेबिलिटी दी गई है तो आपको निकालना है क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी। आपने बचपन में देखा हुआ है क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी मतलब क्या, पहले क्लास का कितना सेम रहेगा, दूसरे क्लास में क्या पहला वाला प्लस दूसरा वाला कितना आ रहा है 0.20 प्लस 0.30 0.50, अब 0.50 प्लस अगला वाला कितना है 0.40 मतलब 0.90, 0.90 प्लस 0.10 कितना आएगा 1.00। एट द एंड योर टोटल प्रोबेबिलिटी शुड मैच विद लास्ट क्लास या लास्ट इंफॉर्मेशन का क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी, ये मैच होना जरूरी है। अगर ये आ जाता है तो अभी बहुत आसान काम हो जाता है। अभी हमने निकालना है रेंज। ये रेंज किसका है, रिसीट का, पेमेंट का है, रिसीट का है। समथिंग सिमिलर इज टू बी डन फॉर पेमेंट। रिसीट में क्या करेंगे, देखिए ध्यान देना, जो क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी है यहां पे आपको स्टार्ट करना है 0 से। क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी कहां तक जा रहा है आपका 20 तक जा रहा है ना, 20 - 1 19 इज गोइंग टू बी योर रेंज। वापस से कहां से स्टार्ट करोगे, 19 तक पहला था, 20 से स्टार्ट करिए। ये कितना है 50 है, 50 - 1 कितना 49 इज गोइंग टू बी योर रेंज। फिर 49 के बाद क्या आता है 50, 50 से चालू करिए कितना है 90 है, 89 तक आपने आना है। फिर 89 से मतलब 90 से चालू करोगे कहां तक जाओगे, ये 100 है, आपको 99 तक ही रहना है। सो यू विल स्टार्ट विथ हाउ मच, यू विल स्टार्ट विथ 0, यू विल एंड विथ 99। बाकी बीच में आप क्लासेस चेंज कैसे करने वाले हो, जो भी आपका क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी का नंबर है उसका -1, मतलब आइडियली देखा जाए तो इंटू 100 -1, तो 0.50 इंटू 100 50, 50 - 1 49। समझ रहे हो क्या बात को, हाँ या ना? ठीक है, जो पहली बार पढ़ रहे हो रीजन में मत पढ़ना, भी उतना समय नहीं है, आपको जितना बता रहा हूं उतना सिर्फ स्टेप्स फॉलो करिए। अगर आपने ये किया है तो आपको मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूं, आप पेमेंट का ट्राई करके देखिए क्या आता है। पेमेंट का ट्राई करके देखिए, पेमेंट क्या क्या दिए हुए आपको, 4000 दिया हुआ है, 6000 दिया हुआ है, 8000 दिया हुआ है और 10,000 दिया हुआ है। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या दी हुई है आपको 0.30 0.40 0.20 0.10, टोटल 1.00 है क्या, मतलब सब करेक्ट है। आपने क्या करना है, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकालना है और उसके साथ साथ आपने रेंज निकालना है। चलिए करके देखिए ट्राई। ऑनलाइन में कुछ क्वेरीज है, लेट्स सी। चंद्रशेखर दुबे जी, पूरा क्वेश्चन मॉड्यूल के पॉसिबल नहीं है कवर करना इतने कम टाइम में, आप ट्राई कर सकते हो, क्वेरीज पूछ सकते हो। अर्लियर कैप्सूल बैच में कवर किया गया था, वहां से चेक भी कर सकते हो। दर्शनी, यस, आप क्लास होने के बाद जब मॉड्यूल सॉल्व करोगे तो आपको आना चाहिए और आपने पूरा मॉड्यूल सॉल्व करना है। खास करके 1-2 क्वेश्चंस जो मैं दे रहा हूँ वो तो करना ही करना है, बट इलस्ट्रेशन जितने भी दिए सब करने हैं आपने। उसके अलावा प्रैक्टिस के लिए और भी क्वेश्चन लगेंगे तो वो भी प्रेजेंट है, आप चेक कर सकते हो स्टडी मटेरियल के अंदर। चलो, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी कितना आएगा 0.30 पहले केस में, दूसरे केस में कितना 3 + 4 7 0.70, फिर 0.90 और फिर 1.00। ये और ये मैच हो रहा है क्या, हाँ। रेंज कैसे आएगी, 0 से स्टार्ट होगा, 30 है तो कितना आ जाएगा 29, फिर 70 है तो कितना आ जाएगा 69, फिर कितना आएगा 90 है तो 89 और फिर कितना आ जाएगा 99। चेक कर लीजिए यहां तक चीज क्लियर है क्या। क्वेश्चन कितना भी डिफिकल्ट हो, आपको ये समझने नहीं है कि कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से करना है, क्या करना है, फिर भी ये आधा क्वेश्चन इतना आपको सॉल्व करते आएगा ही आएगा। ठीक है, इतना तो पक्का आपको आने वाला और इतना करना ही है। तो अगर 5 मार्क का सिमुलेशन है तो 2 से 3 मार्क आपको, 2 मार्क आपको इसके लिए मिलेंगे, 3 मार्क अभी जो हम आगे करेंगे उसके लिए मिलेंगे। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर है। ऑनलाइन जो पहली बार कर रहे हो प्लीज लिखने में टाइम वेस्ट मत करो, स्क्रीनशॉट ले लेना या बाद में वीडियो देख लेना वापस से, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ समझने पे फोकस करो, कैलकुलेशन करने पे फोकस करो बस। नहीं समझा बाद में तो दिक्कत है, लिखने का तो क्या आप बाद में भी देख सकते हो। आपको स्टडी मटेरियल में एज इट इज सॉल्व पूरी चीज मिल भी रही है। ठीक है, चलिए आइए अब क्या करना है, हमें एक्चुअल सिमुलेशन करना है। राइट, तो पहले का टाइटल मैंने रेंज दिया था, तो अभी का टाइटल मेरा एक्चुअल सिमुलेशन है। पहले सिर्फ ध्यान देना और समझना मैं टाइटल ऑफ कॉलम कैसे बना रहा हूं। टाइटल ऑफ कॉलम बनाने में दिक्कत जा सकती है, सर जरूरी है कि जो कॉलम के हेडिंग आप दे रहे हो हमने भी वैसा ही देना चाहिए, जरूरी नहीं है आपके हिसाब से, बट वॉट एवर यू डू यू शुड बी एबल टू गेट द फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। पहली चीज मुझे यहाँ पे लिखना है वीक। कितना वीक का डेटा दिया आपको, 12 वीक्स का डेटा दिया ना सर, कहाँ डेटा दिया है 4 वीक का दिया ना, वो तो रेंज के लिए दिया था। आप नीचे देखिए वहां पे आपको रैंडम नंबर्स दिए हुए हैं, दिख रहे क्या आपको रैंडम नंबर्स,
ये देखो रैंडम नंबर्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 रैंडम नंबर्स रिसीट्स के दिए हुए हैं, सेम 12 रैंडम नंबर आपको पेमेंट के दिए हुए हैं। ये डेटा लेकर के ही मुझे सिमुलेशन करना है, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, वीक्स लिख दूंगा सबके सब। रैंडम नंबर लिखना है मुझे, किसका, रिसीट का। फिर एक्चुअल रिसीट लिखना है मुझे, सर क्या लिख रहे हो, ध्यान दो सब समझेगा। फिर रैंडम नंबर लिखना है मुझे पेमेंट का, फिर मुझे क्या लिखना है, एक्चुअल पेमेंट लिखना है, और फिर मुझे यहाँ पे लिखना है क्लोजिंग बैलेंस। यहां मुझे लिखना है क्लोजिंग बैलेंस। अब सबसे पहले मुझे बताना, आपको क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग बैंक बैलेंस दिया हुआ है क्या, दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 8000। यहां लिख दूं 8000, यहां लिख दो ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, यहां ओपनिंग बैंक बैलेंस। फिर आपका स्टार्ट हो जाता है वीक्स, कितने वीक्स है, 11 एंड 12। चलिए अब रैंडम नंबर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, मुझे फटाफट से बताइएगा। एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है रिसीट का, एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है पेमेंट का। रिसीट के रैंडम नंबर बताइए, 391, अरे पहला 3 है क्या सिर्फ, 391, 38, उसके बाद 55, उसके बाद 17, उसके बाद 46, उसके बाद 32, उसके बाद 43, उसके बाद 69, उसके बाद 72, उसके बाद 24, उसके बाद 22। पेमेंट का बताइए, 61, 96, 30, 32, 3, 88, 48, 28, 88, 18, 71 एंड 99, ठीक है। तो देखो आधा टेबल तो आपका क्वेश्चन से ही बन गया। अब बहुत आसान सा काम है, सिर्फ ध्यान देके समझना। रैंडम नंबर कितना है, 3 है। रिसीट के लिए किसका है वो देखना ध्यान से, रिसीट का है। आपने रिसीट में जाना है, रिसीट के टेबल में 3 जो है रेंज में से कहां आता है, रेंज का मतलब ही है देयर इज अ स्टार्टिंग वैल्यू, देयर इज एन एंडिंग वैल्यू। तो जो आपका रैंडम नंबर, ये रैंडम नंबर उस रेंज के बीचों बीच कहीं तो होगा, राइट। तो ये अगर मैं बोल रहा हूँ 3 है तो 0 और 19 के बीच में 3 आता है क्या, तो आपको 3 के सामने लिखना है रिसीट 3000, ठीक है। उसके सामने आपने लिखना है, तो यहां पे आ जाता है पहला वाला आपका 3000 रिसीट, नहीं सॉरी ये तो, अरे मैंने गड़बड़ कर दी है यहाँ पे, ठीक है चलो जान दो। कितना आ जाएगा यहाँ पे, 3000 इज फॉर रिसीट। अब देखिएगा उसके बाद नंबर 61 देखिए पेमेंट का है, बराबर। नंबर 61 पेमेंट का है, पेमेंट में आइए। नंबर 61 देखिए कहाँ आता है, यहाँ आता है क्या, 30 to 69 के बीच में क्या दिया हुआ है, 6000। यहाँ आ जाइए और 6000 लिख दीजिए, 6000। अब कैलकुलेशन देखो क्या करेंगे, कैलकुलेशन मुझे बताओ। क्लोजिंग बैंक बैलेंस इज इक्वल टू व्हाट, ओपनिंग बैंक बैलेंस प्लस वॉट एवर यू रिसीव प्लस वॉट एवर यू माइनस वॉट एवर यू पे एंड देन यू गेट क्लोजिंग बैलेंस, बराबर है ना। तो ओपनिंग प्लस रिसीट मतलब पहले आपके पास जितना पैसा था प्लस कितना पैसा आया माइनस पेमेंट जितना पैसा गया इज इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस। सेम फॉर्मूला यहां है, लिखा भी उसी तरीके से है। ओपनिंग यहां आ गया, उसके बाद रिसीट है, उसके बाद पेमेंट है, ठीक है। क्या करेंगे बताओ, 8000 ओपनिंग है, मेरे पास ऑलरेडी 8000 रुपए थे, मेरे पास 3000 और आ गए फर्स्ट वीक में, कितने हो गए, 11000 हो गए। 11 में से 6000 का पेमेंट आपने कर दिया, कितने बच गए आपके पास, कैसे आइए, 8000 प्लस 3000 माइनस 6000। अब मुझे बताइए ये जो क्लोजिंग बैलेंस है फर्स्ट वीक का, क्या ये क्लोजिंग बैलेंस सेकेंड वीक का ओपनिंग बैलेंस बन जाता है। हाँ, मतलब अगर मैं ये पूरा फिलअप कर दूं, ये पूरा फिलअप कर दूं, तो ये फिलअप करना बहुत आसान है, सिंपल कैलकुलेशन है। पिछला क्लोजिंग लीजिए, वो ओपनिंग हो जाएगा, प्लस करिए रिसीट करंट वाला, माइनस करिए पेमेंट करंट वाला, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलो आइए फटाफट से करते हैं 3-4 क्वेश्चन, 3-4 वीक्स अपन साथ में करते हैं, बाद में मैं सिर्फ आंसर लिखता हूँ। मुझे बताइए रिसीट कितना है, 91। 91 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा क्या, 90 और 99 के बीच में कितना है, 12000 है क्या, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 12000। उसके बाद अगला देखिए कितना है, 38। 38 कहाँ आता है, 20 to 49 के बीच में आता है क्या, कितना है, 5000, क्या लिख दोगे यहाँ पे। उसके बाद अगला देखिए कितना है, 55। यहाँ 55 कहाँ आता है, 50-89 के बीच में आता है क्या, कितना दिया हुआ है, 7000, कितना आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद क्या दिया हुआ आपको, 17 कहाँ है, 17 0 to 19 कितना आ रहा है, 3000, कितना आ जाएगा यहाँ पे। पेमेंट का देखते हैं, क्या पेमेंट दिया आपको, 96 कहाँ आ जाएगा, 96 लास्ट में आएगा क्या, 10000 आएगा क्या। उसके बाद क्या दिया आपको, 30 दिया हुआ है क्या, 30 कहाँ आ रहा है, 30 to 69 के बीच में आ रहा है, कितना है, 6000 का पेमेंट है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, 32 सेम इसमें आएगा क्या, 30 to 69 में कितना आ जाएगा, 6000। उसके बाद क्या दिया हुआ आपको, 3 दिया हुआ है, 3 कहाँ आएगा, 0 to 29 में कितना आएगा, 4000। चलो कैलकुलेशन बताओ फटाफट से।
5000 ओपनिंग बैलेंस आएगा सेकेंड वीक का, प्लस 12000 ऐड करिए, कितना आ जाएगा 17। 17 में से 10 माइनस हो जाएगा क्योंकि पेमेंट क्या हुआ है, कितना आ जाएगा। उसके बाद अगला वाला देखिए, 7000 आपके पास ओपनिंग है, 5000 आ गए, कितने हो गए 12। 12 में से 6 चले गए, कितने हो गए 6000 आपके पास है, 7000 आ गया आपके पास, कितना हो गया 13। 13 में से 6 चले गए, कितना बच गया 7 आपके पास है, 3000 आ गए, कितने हो गए 10। 10 में से 4 चले गए, कितने हो गए 6000। आपके पास क्वेश्चन है ऑलरेडी बुक में या स्क्रीन मतलब स्क्रीनशॉट लिया होगा आपने, आपके पास बुक में होगा, फटाफट से आपने इसको फिलअप करना है और इसका आंसर निकालना है। चलिए जल्दी गो फॉर इट फास्ट। आप एज अ रफ सिर्फ लिख सकते हो, ये पहले वाली चीज लिखने की जरूरत नहीं है, आगे का सिर्फ देखिए और उसको क्लोज करते हैं। ऑनलाइन वालों क्लियर है क्या। क्या था तो इससे कुछ बुक वगैरह नहीं, कुछ नहीं। अच्छा लिखने वाले को लेके आया तो आज साथ में। अच्छा ठीक है, ओके ओके। चलिए डन है क्या। ट्राई करिए इस चीज को। सो 6000 है, 6 में से 5 आ गया 11, 11 में से 8 चला गया, कितना आ गया बराबर ना 6000 ही था ना। हाँ तो 3, 3 में 5 आ गया 8, 8 से 6 चला गया 6, 2 में 5 आया 7, 7 में से 4 गया, बचा कितना 3, 3 में 7 आ गया 10, 10 में से 8 गया, बचा कितना 2000, 2 में 7 आ गया 9, 9 में से 4 गया, बचा कितना 5000, 5 में 5 आ गया 10, 10 में से 8 चला गया, बचा कितना 2000, 2 में 5 8, 8 में से 10 चला गया, बचे कितना नेगेटिव 3000। चेक कर लो। इसके बाद एक बार क्वेश्चन रीड करना। क्वेश्चन में आपको 3 सब क्वेश्चन दिए हुए थे। व्हाट इज दी लास्ट क्लोजिंग बैलेंस, कितना बोलोगे आप डेफिसिट 3000, राइट। उसके अलावा आपको पूछा गया हाईएस्ट बैलेंस क्या है, सबसे ज्यादा पैसा आपके पास कहां है 7000 है, 2 जगह पे आ रहा है तो 7000 आप लिख सकते हो। एवरेज के लिए क्या करना पड़ेगा, एवरेज के लिए इन सब का टोटल लेना पड़ेगा, डिवाइड बाय कितने 12 करोगे, टोटल देखिए कितना आता है 45000 आता है क्या, डिवाइड बाय 12 करिए आएगा 3750। सो दिस इज आंसर ए, दिस इज आंसर बी एंड दिस इज आंसर सी। एक बार चेक कर लीजिए। इसी के साथ सिमुलेशन का क्वेश्चन आपका होता है खत्म। नहीं ओपनिंग नहीं, आपको 12 वीकली के लिए पूछा हुआ है ना। क्वेश्चन पढ़ो ना, क्वेश्चन में स्टार्टिंग में लिखा है सिमुलेटेड डेटा फॉर 12 वीकली पीरियड, तो जो भी करोगे वो 12 वीक का करोगे बस। चेक करो इज इट डन।
सुमित, कल का डाउट आपने व्हाट्सएप किया हुआ है क्या? मैंने चेक नहीं किया। दर्शनी, धनश्री एंड में सॉल्व करेंगे उन क्वेश्चंस को। पहले बाकी टेक्निक्स एक बार देख लेते हैं, उसके बाद उस पर आते हैं। आप मार्क करके रखिए या मुझे व्हाट्सअप करके रख दीजिए, फोटो खींच के वो क्वेश्चन का व्हाट्सअप कर देना, तो कोशिश करके अपन एंड में उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो। इज इट डन? यस। आया नहीं हो तेरा खास दोस्त आज? अच्छा, चलिए। इफ इट इज डन, लेट अस गो टू द नेक्स्ट पार्ट। कैसे आया? टोटल लेना है सभी क्लोजिंग का, बताता हूं, एक सेकेंड। ये देखो क्या करना है आपने यहाँ पे, ये यहाँ से लेकर सब कुछ, ये सबका टोटल करो, आपको 45,000 मिल जाएगा। टोटल में ये 3,000 ऐड मत करना है, लेस करना है। करके देखो तुरंत फटाफट से। चेक करो, एक जन सिर्फ कंफर्म करना 45 आ रहा है क्या। अरे ऑनलाइन में आपको जो भी क्वेश्चन पूछने हैं, देखो जो भी टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक के रिगार्डिंग है तो चैट बॉक्स में डालिए। उस टॉपिक के अलावा कुछ है तो आप व्हाट्सअप करके रख दीजिए, भले इसी टाइम पर आप व्हाट्सअप कर लो जब आपको क्वेश्चन आ रहा है, मैं लेक्चर के बाद आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, चलो एलपीबी पे जाते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, इजिएस्ट टेक्निक ऑफ दिस चैप्टर। क्या हुआ? बुक्स वाला सम ना करते ना, ऑनलाइन में भी 2-3 स्टूडेंट्स वही रिक्वेस्ट करते हैं, उसको करते हैं बट बाद में करते हैं, एंड में आते हैं उसके ऊपर। ठीक है, पहले सब टेक्निक्स को थोड़ा सा टच करके आ जाता है, फिर उस पर आते हैं। चलिए, एलपीपी में ना अपने को शायद 2 क्वेश्चन मिनिमम सॉल्व करने पड़ेंगे, बिकॉज आपको स्ट्रक्चर नहीं समझने आएगा नहीं तो अपन जाते हैं उसके ऊपर। पहले पहला क्वेश्चन देखिए, बेसिक सा क्वेश्चन है, कोई तो केमिकल वाला क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन बताता हूँ, ओल्ड सिलेबस का मॉड्यूल यूज करोगे तुम, न्यू सिलेबस का ना, रुको बताता हूँ। अरे कहाँ है इलस्ट्रेशन? हाँ ये वाला पेज नंबर है न्यू सिलेबस में। क्या लाइट गई क्या? पेज नंबर है 135, उस पे है इलस्ट्रेशन नंबर 1, पेज 135 इलस्ट्रेशन 1 न्यू सिलेबस के लिए। ओल्ड सिलेबस के लिए पेज नंबर है 132 इलस्ट्रेशन नंबर 29, और जो मेरे नोट्स रेफर कर रहे हैं उनके लिए है 118 पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 56। चलिए क्वेश्चन को सिर्फ रीड करिए, समझते हैं कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है। जिनके पास नोट्स नहीं है आप क्वेश्चन स्क्रीन पे देख सकते हो। तीन क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे, ये इसके बाद वाला, फिर एक छोड़कर, 2 छोड़ के उसके बाद वाला और एक। जल्दी से चलिए क्वेश्चन रीड कर रहा हूं मैं, ध्यान देना। अ केमिकल कंपनी प्रोड्यूसेस 2 कंपाउंड्स ए एंड बी, 2 चीजें प्रोड्यूस करता है। फॉलोइंग टेबल गिव्स द यूनिट्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स सी एंड डी, ये सी और डी हम यूज करते हैं ए और बी बनाने के लिए, एज वेल एज मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ सी एंड डी एंड कॉस्ट ऑफ ए एंड बी। राइट डाउन दी प्रॉब्लम मैथमेटिकली फॉर मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट। पहले तो यहाँ पे चेक करना, एक प्रॉब्लम वर्ड यूज होता है, दूसरा हो रहा है मिनिमाइजेशन वर्ड। अच्छा मिनिमाइजेशन को 2 मिनट के लिए छोड़ दो, उसको असाइनमेंट के टाइम डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम का मतलब क्या है, क्वेश्चन आपका कंसेप्ट का नाम क्या है, LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। हम आंसर निकाल ही नहीं रहे हैं इसमें, हम प्रॉब्लम स्टेट कर रहे हैं। मतलब आपको आंसर नहीं बनाना है, आपको क्वेश्चन बनाना है। आप जब कोई चीज कर रहे हो, कोई भी प्रोडक्शन का प्लानिंग कर रहे हो, ट्रेडिंग का प्लानिंग कर रहे हो, स्टॉक का प्लानिंग कर रहे हो, उस समय पे प्लानिंग करते समय आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है,
क्या रेस्ट्रिक्शंस है आपके, ये सभी चीजें समझ के, कल आपको याद होगा ऐसे में अपन ने पढ़ा कि जो भी आप ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करते हो, परफॉर्मेंस टारगेट सिलेक्ट करते हो, वो रेस्ट्रिक्टिव हो सकता है, उसकी कोई ना कोई टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकती है, कोई ना कोई उसका क्या बोल सकते हैं, एक फ्रेमवर्क हो सकता है कि इसके बाहर आप जा नहीं सकते हो, इससे कम आप ले नहीं सकते हो, जो भी चीजें हैं, तो वो मिनिमम चीज मुझे समझनी है, वो समझने के लिए मैं एलपीपी बना रहा हूँ। तो एलपीपी इज नॉट अ आंसर, एलपीपी इज अ टेक्निक विच विल हेल्प यू टू फ्रेम द क्वेश्चन। उसके आंसर निकालने के लिए सिमुलेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, असाइनमेंट है, बाकी सब चीजें हैं। तो अगर आप क्वेश्चन देखोगे, अभी तक क्वेश्चन भी पढ़ोगे सिर्फ, तो आप क्या कर रहे हो, ए और बी बना रहे हो। ए और बी बनाने के लिए क्या चाहिए, सी और डी चाहिए। सी का जो कॉस्ट है और डी का जो नहीं, सॉरी, ए का और बी का जो कॉस्ट है ये दिया हुआ है आपको, और सी और डी कितना रिक्वायर्ड है ये भी दिया हुआ है आपको। अब अगर आप टेबल देखोगे ध्यान से, ये टेबल आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। टेबल क्या बोलता है, आपको ए बनाना है, बी बनाना है। ए बनाने के लिए 1 किलो सी लगेगा, 3 किलो डी लगेगा। ए अगर बनाना है तो ए बनाने के लिए सी कितना लगेगा, 1 किलो, डी कितना लगेगा, 3 किलो। क्या ये आपका रेस्ट्रिक्शन है? हाँ। बी के लिए देखो ना, सेम चीज है, सी कितना लगेगा, 2 किलो, डी कितना लगेगा, 1 किलो। ये इतना लगने वाला है आपको 1 यूनिट बी बनाने के लिए। तो ये आपको फ्रेमवर्क बन गया, आपका फॉर्मूला बन गया कि मुझे इतनी चीजें लगने वाली है। अब अगर आपको इसके 100 यूनिट बनाने हैं तो आपको ये चेक करना है आपके पास 100 किलो सी अवेलेबल है क्या। अगर आपको ये 100 यूनिट ए बनाना है तो आपको चेक करना है 300 किलो का डी अवेलेबल है या नहीं। तो ये चेक करने के लिए मैं बना कर रख रहा हूँ। तो दिस इज अ क्वेश्चन विच विल अपीयर एवरी टाइम आई डू माई प्रोडक्शन टू चेक वेदर ऑल दिस कैन बी मेट और नॉट, राइट। उसके बाद देखिए इंग्रेडिएंट सी मिनिमम रिक्वायरमेंट कितना है, 80। इंग्रेडिएंट डी मिनिमम रिक्वायरमेंट कितना है, 75। मतलब आपको ये प्रोड्यूस करते करते कम से कम 80 किलो सी यूज करना है, कम से कम 75 किलो डी यूज करना है। क्यों ऐसा सर? हो सकता है 80 किलो परचेस करने पे डिस्काउंट मिला हो, तो हम हर बार 80 किलो ही परचेस करके, तो 80 परचेस करके तो 80 यूज भी होना चाहिए ना, राइट। और कॉस्ट दिया हुआ है, ए का कॉस्ट कितना है, 4 रुपए, बी का कॉस्ट कितना है, 6 रुपए। तो आपको कॉस्ट कम करना है, ये आपका मोटिव है, ताकि आपका प्रॉफिट ज्यादा हो सके। तो कॉस्ट कम करना मेरा मोटिव है, जो यहां लिखा है मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट। यहां आप ऐसा बोल सकते हो मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, ये मेरा मोटिव है। बात तो दोनों भी एक ही है। तो ये मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट या मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट तो करना है, बट इतना आसान नहीं है। बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस, टर्म्स एंड कंडीशंस आएंगे, वो कहां दिए हुए हैं, ये सब वही टर्म्स एंड कंडीशंस दिए हुए हैं। तो मुझे ये इतने कॉस्ट पे बेचना ही है, इससे और कम करना है, बट इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए करना है। तो क्वालिटी मिनिमम अचीव करनी है, वो मिनिमम क्वालिटी अचीव करके कॉस्ट कम करना है। देखो सिर्फ कॉस्ट ही कम करना होता तो हमारा टारगेट कितना है, आज कॉस्ट 6 रुपए है, 6 रुपए से कम करना है, सिंपल, एज गुड एज दैट। तो जो भी चीज आपको रॉ मटेरियल थोड़ा सा सस्ता मिल रहा है, सस्ता ले लो, आपका कॉस्ट कम हो जाएगा। बट उससे काम चलेगा क्या? नहीं। क्यों नहीं? बिकॉज रॉ मटेरियल भले सस्ता मिल रहा है तो भी आपको मिनिमम इतने स्टैंडर्ड का रॉ मटेरियल लेना है। ये कौन बता रहा है? ये एलएलपीपी जो हम बनाएंगे वो बता रहा है, ठीक है। एलपीपी आएगा तो 3 या 5 मार्क के लिए आएगा, यूजुअली 5 मार्क के लिए आता है, और पूरे के पूरे फुल मार्क्स यहाँ आपको मिल सकता है। क्वेश्चन आपके सामने नहीं है तो प्लीज फोटो ले लो, आइए इसका सोल्यूशन निकालते हैं। क्वेश्चन सामने नहीं है तो फोटो ले लो, सोल्यूशन निकालते हैं। चलिए ध्यान देना, एलपीपी का पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे अपन। सबसे पहली चीज यहां पे क्या करनी है, सबसे पहली और सबसे बेसिक चीज जो आपको करनी है वो ये है कि यू हैव टू अज्यूम नंबर ऑफ यूनिट्स। देखो आपका क्वेश्चन क्या बोलता है, क्या करना है आपको, मिनिमाइज करना है कॉस्ट। ये देखो यहां लिखा हुआ है ना, मिनिमाइज कॉस्ट करना है। तो कॉस्ट मिनिमाइज करना है, कॉस्ट किसका, ए का, बी का, सी का या डी का? चेक करो क्वेश्चन, देखो ना, आपको ए और बी का कॉस्ट दिया है ना 4 और 6, सी और डी का तो कॉस्ट दिया ही नहीं है, तो कॉस्ट किसका कम करोगे, ए और बी का कॉस्ट कम करोगे। तो मुझे पहले ये अज्यूम करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ए एंड नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ बी। सर ये क्या होता है नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ए? मुझे बताइए, एक यूनिट ए का बेचा कितने रुपए, 4 रुपए। मैं बोल रहा हूं मैंने 100 यूनिट बेच दी ए के, कितने रुपए, 400 रुपए। मतलब क्या किया आपने, 4 रुपीज इंटू 100 नंबर ऑफ यूनिट्स। तो मुझे पता है क्या कितने यूनिट्स है, कितने भी हो सकते हैं, इस साल 100 हो सकते हैं, अगले साल 500 हो सकते हैं। तो मुझे उसको अज्यूम करना पड़ेगा एज x1 या x2, एज x या y, एज a या b, वॉट एवर यू विश टू, ठीक है। तो आपके हिसाब से आप उसको अज्यूम कर सकते हो। मैं यहां पे लिख रहा हूं, ध्यान देना। सो लेट्स से लेट x1 बी द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ a and let say x2 be number of units of b। तो a और b इन दोनों का कॉस्ट प्राइस मेरे पास है। a को मैंने, a के यूनिट्स को, a को नहीं, a के यूनिट्स को और b के यूनिट्स को मैंने x1 और x2 अज्यूम कर लिया है। अब इस एलपीपी में क्वेश्चन बनाते समय, प्रॉब्लम बनाते समय दो चीजें आती है, दो अलग अलग फंक्शंस आते हैं। पहला फंक्शन है ऑब्जेक्टिव, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। दूसरा फंक्शन ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए किन चीजों का ध्यान रखना है, यानी कि आपके रिस्ट्रिक्शंस क्या है, आपके टर्म्स कंडीशंस क्या है, या फिर आप बोल सकते हो आपके क्या दिया हुआ है, कॉन्स्ट्रेंट्स क्या है, अगर एलपीपी के लैंग्वेज में बोले तो। नाउ सी 2 थिंग्स यू हैव टू डू। सबसे पहली चीज क्या करना है, ऑब्जेक्टिव। तो मैं लिख रहा हूं ऑब्जेक्टिव फंक्शन।
क्या है मेरा ऑब्जेक्टिव, एक बार देखिए क्वेश्चन में क्या बोलते हैं ये, मिनिमाइज करना है कॉस्ट। कॉस्ट मिनिमाइज करना मतलब ये 4 रुपए 3 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, ये चेक करना है, 6 रुपए 5 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, ये चेक करना है, ठीक है। बट एक के यूनिट के कॉस्ट की बात हो रही क्या, नहीं, जितने भी यूनिट्स हो गए उनकी कॉस्ट, राइट। तो मुझे बताइए ए का यूनिट किससे डिनोट किया अपन ने, x1 है क्या, राइट। तो मैं लिखता हूं x1 एक यूनिट के लिए कितना 4 रुपए, तो जितने भी यूनिट्स हो गए 100 यूनिट हो गए तो 400 रुपए, तो मैं लिखता हूं 4 मल्टीप्लाइड बाय x1, ये कॉस्ट हो गया ए का। फिर मैंने क्या किया बी, अभी बी का कॉस्ट कितना है 6 रुपए, कितने यूनिट हमें नहीं पता, कितने भी हो सकते हैं, तो 6 इंटू x2, मतलब जितने भी आपके नंबर ऑफ यूनिट्स है उसको आप वहां ले लो, 6 इंटू x2 कर लो, ठीक है। तो ये कॉस्ट किसका हो गया ए का, ये कॉस्ट किसका हो गया बी का, दोनों को टोटल किया। ये टोटल कॉस्ट मुझे क्या करना है, कम करना है बढ़ाना है, कॉस्ट कम करना है ना, प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट बढ़ा देते, कॉस्ट दिया हुआ है तो आप लिखोगे मिनिमाइज z इज इक्वल टू, सर वाई z, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को LPP में यूजुअली z से रिप्रेजेंट किया जाता है। सर मुझे z नहीं चाहिए और कोई चाहिए, आप और कोई नंबर क्या और कोई लेटर लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो मैंने क्या लिख दिया, मिनिमाइज z इज इक्वल टू 4x1 प्लस 6x2। कैसे आया, क्यों आया, ये a का कॉस्ट है और ये b का कॉस्ट है। a का टोटल कॉस्ट, a कॉस्ट पर यूनिट इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स विल गिव यू टोटल यूनिट्स का कॉस्ट, ये नंबर ऑफ यूनिट्स इंटू कॉस्ट पर यूनिट, टोटल विल गिव यू टोटल कॉस्ट, ठीक है। दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो टोटल कॉस्ट ऑफ द बिजनेस हो जाएगा। कितना करना है, कम करना है, कितने से करना है, ये वाले रेस्ट्रिक्शंस पे करना है। यहां तक चीज क्लियर है क्या, पक्का हाँ या ना, ठीक है। सेकंड चीज क्या करना है, ये आधा क्वेश्चन है, सेकंड चीज क्या करनी है, यहां देखो ना ये 80 70 1 2 3 1 ये सब दिया हुआ है ना, इसको भी तो यूज करना पड़ेगा। अभी तक तो मैंने मेरा टारगेट सेट किया, टारगेट कौन से टर्म्स कंडीशंस पे फॉलो करना है वो भी तो समझना है। तो आइए उसको देखते हैं। नाउ इसको मिनिमाइज करना है सब्जेक्ट टू, मिनिमाइज सब्जेक्ट टू सम कॉन्स्ट्रेंट्स। कॉन्स्ट्रेंट्स मतलब क्या, कुछ प्रैक्टिकल रेस्ट्रिक्शंस जो आप चाहकर भी तोड़ नहीं सकते, आपको फॉलो ही करने पड़ेंगे। तो ऐसे कौन से रेस्ट्रिक्शंस है, पहली चीज देखिए, मुझे बताइए, हमने अज्यूम x1 x2 किया हुआ है ना, x1 किसको अज्यूम किया हुआ है, a के यूनिट्स को, b के यूनिट्स को क्या अज्यूम किया हुआ है, x2 अज्यूम किया हुआ है। मुझे बताइए अगर मुझे अभी c की और d की बात करनी है, आपको कंडीशन है c और d के ऊपर डाला गया ना, कंडीशन क्या डाला गया है, आपको मिनिमम 80 kgs यूज करना है। कितना, मिनिमम, मतलब कहना है इसे 80 से ज्यादा यूज किया चलेगा क्या, हाँ, 80 जितना भी यूज किया चलेगा क्या, हाँ। तो जो भी आप यूज करोगे वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 80 होना चाहिए। किसके केस में, सी के केस में। जितना भी आप यूज करोगे ग्रेटर देन इक्वल टू 75 होना चाहिए, किसके केस में, डी के केस में। बात समझ रहे हो क्या, राइट। तो सी और डी दो इंग्रेडिएंट्स है, दोनों इंग्रेडिएंट्स को मुझे यूज करना है। कितना यूज करना है, मिनिमम 80, यानी कि 80 चलेगा, 81 भी चलेगा क्या, चलेगा, 79 चलेगा क्या, नहीं चलेगा। और जो डी है कितना यूज करना है, मिनिमम 75 यूज करना है, मतलब इक्वल टू 75 हो सकता है क्या, हाँ, ग्रेटर देन 75 हो सकता है क्या, हाँ, लेस देन हो सकता है क्या, नहीं, लेस देन नहीं हो सकता, ठीक है। बट ये क्या लेस देन और क्या ग्रेटर देन की हम बात कर रहे हैं, व्हाट शुड हैपन, दिस शुड हैपन, राइट। अब देखिए 1 किलो का क्या लगने वाला है आपको, सी लगने वाला है, तो कहना है से 1x1। सर x1 तो a के लिए था ना, अरे तो ये 1 यूनिट भी तो a के लिए लगने वाला है ना, 1 किलो a के लिए लगने वाला है। तो अगर a मुझे 10 बनाना है, 10 यूनिट्स ऑफ x1 है अगर, तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 1, 10 kgs, तो बराबर लिखा ना मैंने। दूसरा इसके अलावा और क्या चाहिए, 2 इंटू x2 बोल सकता हूं क्या मैं, क्यों 2 इंटू x2, बिकॉज 1 यूनिट अगर b का बनता है तो उसमें 2 किलो लगेगा c का, तो ये 1 यूनिट है तो 2 किलो कितना हो गया, 2। अगर ये 100 यूनिट है तो 100 इंटू 2 कितना हो गया, 200 किलो। बात समझने आई कि आपको, हर चीज में हम किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सी की बात कर रहे हैं। तो कहना है इसे 1x1 प्लस 2x2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 80। तो यूज तो इतना ही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, बट कितना, मिनिमम 80 यूज करना है। 80 से ऊपर करोगे चलेगा क्या, हाँ बिल्कुल चलेगा। सेकंड केस में देखिए 3 है और 1 है, कहना है इसे 3x1 प्लस 1x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 75। बात समझने आ रही है क्या, बोलिए हाँ या ना, ठीक है। तो सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट 1x1 प्लस कितना था बताओ, 2x2 था क्या, 1x1 प्लस 2x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 80। और यहां पे आप ब्रैकेट में लिख सकते हो कॉन्स्ट्रेंट ऑन इंग्रेडिएंट, कौन सा है, सी, ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ इंग्रेडिएंट सी, रिक्वायरमेंट के ऊपर कॉन्स्टेंट है, रिक्वायरमेंट ऑफ इंग्रेडिएंट सी। दूसरा वाला क्या था, 3x1 प्लस कितना, 1x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 75, कॉन्स्टेंट ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ इंग्रेडिएंट डी।
तो मतलब यहाँ पे देखिए मुझे x1 नंबर ऑफ यूनिट ऑफ ए है, x2 नंबर ऑफ यूनिट ऑफ बी है, इसको इतना खर्चा है, इसको इतना खर्चा, टोटल खर्चा मुझे कम से कम करना है। बट ये कम करते हुए मुझे ये ध्यान देना है कि मैं मिनिमम 80 यूज कर रहा हूँ, मिनिमम 75 यूज कर रहा हूँ सी का और डी का, जहां पे ए के लिए 1 किलो लगने वाला है 1 यूनिट का, बी के लिए 2 किलो लगने वाला है 1 यूनिट का, ए के लिए 3 किलो लगने वाला है 1 यूनिट का, डी और बी के लिए 1 किलो लगने वाला है डी के यूनिट का। समझने आ रही है क्या बात? तो ये अचीव करना है, इसको ध्यान पर रखते हुए ये मेरा क्वेश्चन बना है। ये कैसे अचीव करेंगे? असाइनमेंट टेक्निक है, ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक है, सिमुलेशन टेक्निक है, ये सब करने का बाद में, ठीक है। बट बेसिक चीज जो है ये है। इसमें एक और चीज जो हर क्वेश्चन में आएगी, सी ये तो क्वेश्चन वाइज चेंज होगा, कौन सा? ऑब्जेक्टिव और कॉन्स्टेंट। एक कॉन्स्टेंट जो है जो हमेशा सेम रहेगा वो क्या है? आपके जो भी नंबर ऑफ यूनिट्स है दे शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, जिसको हम बोलते हैं नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्टेंट। क्या बोलते हैं? नॉन नेगेटिविटी कांस्टेंट। इसका लॉजिक क्या है? जब मैं बोल रहा हूं कि x1 और x2 यूनिट्स है ए के और बी के, तो इसका मतलब क्या है? कुछ होना चाहिए ना। तो आप ऐसा बोल सकते हो मैंने 10 यूनिट बनाए, या आप ऐसा बोल सकते हो मैंने 0 यूनिट बनाया, मतलब नहीं बनाए। आप ऐसा बोल सकते हो मैंने -5 यूनिट्स बनाए, नहीं बोल सकते ना। तो ये x1 और x2 जो नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ए और नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ बी है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। तो ये अपने आप में एक रिस्ट्रिक्शन है जो अपन ने यहां लिखा हुआ है। बात क्लियर है क्या? हाँ या ना? ठीक है। इसको आपको अगर देखना है कुछ तो देख लीजिए एक बार। इसका इमीडिएट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको आप सॉल्व कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, उसको अपन डिस्कस करेंगे। इमीडिएट नेक्स्ट क्वेश्चन ऑनलाइन में कोई क्वेरी से तो बता दो, मैं तब तक चेक करता हूं। ऑनलाइन क्लियर है सभी को? दर्शिनी, ऋषिकेश, रोहित, वीरभद्र, धनश्री, जय, दीपिका, सुमित, राहुल, इज इट क्लियर? ऋषभ वो अमेंडमेंट वाले सेशन में हो जाएगा कवर, डोंट वरी। शुड वी गो अहेड? अगला क्वेश्चन जो आपने सॉल्व करना है वो ये वाला है। अगर आप क्वेश्चन देख रहे हो तो क्वेश्चन में आपको टेबल नहीं दिया हुआ है। इसके पहले के क्वेश्चन में टेबल दिया हुआ था, दैट वाज द रीजन हम ये दोनों भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। जहां आपको टेबल दिया है आपका काम आसान हो जाता है, आप डायरेक्टली एलपीपी बना सकते हो। जहां आपको टेबल नहीं दिया हुआ है आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप डायरेक्टली एलपीपी बनाओ, आपको फुल मार्क्स ही मिलेंगे बिकॉज एलपीपी से मतलब है उनको, राइट। या फिर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आपने पहले टेबल बनाना है क्वेश्चन को देख के और उसके बेसिस पे आपने एलपीपी बनाना है, ठीक है। चलिए एक बार क्वेश्चन रीड करिए फटाफट से, आपको फाइनेंस एंगल से तो वो समझने आ जाएगा, एलपीपी के हिसाब से उसको चेक करना है। A pension fund manager is considering investing in two shares, share A and share B. उसके बाद क्या दिया हुआ है? It is estimated that share A will earn dividend of 12%, share B will earn dividend of 4% per annum. Growth in the market value in 1 year of A will be 10 पैसे per rupee 1. कितना परसेंटेज हो गया? 10%. एंड इन बी विल बी 40% पर रुपी 1, मतलब 1 रुपए के ऊपर 40 पैसे, मतलब 40%. ही रिक्वायर्स इन्वेस्टिंग द मिनिमम टोटल सम विच विल गिव हिम डिविडेंड इनकम ऑफ एटलीस्ट कितना? 600. मतलब 500 मिला तो चलेगा क्या? नहीं, 600 मिनिमम चाहिए। 600 से ऊपर मिला चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा। उसके अलावा क्या दिया हुआ देखो, एंड नहीं, डिविडेंड इनकम ऑफ एटलीस्ट 600 पर एनम एंड ग्रोथ इन 1 ईयर ऑफ एटलीस्ट 1000 ऑन द इनिशियल इन्वेस्टमेंट. यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट दी, देखो सॉल्व नहीं बोला है, स्टेट दी मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रॉब्लम
विच विल फैसिलिटेट कंप्यूटेशन ऑफ द मिनिमम सम टू बी इन्वेस्टेड टू मीट द मैनेजर्स ऑब्जेक्टिव। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? हमें मिनिमम क्या चाहिए? हमें मिनिमम इतनी चीज चाहिए। सिंपल है, समझ रहे हो क्या? हाँ या ना? यस। जिनके पास क्वेश्चन नहीं अवेलेबल इसका स्क्रीनशॉट ले लो। लेट अस ट्राई टू सॉल्व द आंसर। अरे ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, एक सेकंड ना। चलो, क्वेश्चन विजिबल है क्या स्क्रीन पे? यस। चलिए, कैसे करेंगे बताइए। एक बेसिक सा पहले टेबल बना लेते हैं कि यहाँ पे दो चीजें दी हुई है आपको, शेयर ए और शेयर बी। और शेयर ए के लिए डिविडेंड दिया हुआ है, शेयर बी के लिए भी डिविडेंड दिया हुआ है। शेयर ए के लिए आपको ग्रोथ दिया हुआ है, शेयर बी के लिए भी आपको ग्रोथ दिया हुआ है। तो क्या मैं ऐसा बना सकता हूँ, से शेयर्स यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए और यहाँ पे मैं लिखता हूँ बी। यहाँ पे मैं डिविडेंड की बात करता हूँ और यहाँ पे मैं ग्रोथ की बात करता हूँ। डिविडेंड कितना है ए के केस में बताइएगा, क्या लिखा हुआ है? 12% है, या मैंने 12% लिख दिया। इसके लिए कितना है? 4% है, 4% लिख दिया। ग्रोथ जो है आपका, ग्रोथ कितना बोला हुआ आपको? 10 पैसे 1 रुपए के ऊपर, मतलब 10 पैसे 1 रुपए मतलब 100 पैसे कितना हो जाता है? इंटू 100, 10% हो जाएगा क्या? और यहाँ पे कितना होता है? 40%। तो 10% एंड 40%। इसको या तो और 0.12 लिख सकते हैं और 0.04 लिख सकते हैं। इसको 0.10 लिख सकते हैं और 0.40। मतलब परसेंटेज में भी आप लिख सकते हो, डेसिमल में भी आप लिख सकते हो। एग्जाम में रेकमेंडेड ये है कि आप डेसिमल फॉलो करो, बिकॉज एलपीपी बनाते समय हम परसेंटेज नहीं लिख सकते इक्वेशन में, वहां पे हमको पॉइंट में लिखना है। ठीक है, चलिए उसके बाद मुझे बताइए एक और चीज दी हुई है, डिविडेंड मिनिमम कितना होना चाहिए? मिनिमम 600 होना चाहिए। ग्रोथ मिनिमम कितना होना चाहिए? 1000। अब आप बोलोगे सर मुझे शेयर ए और बी के 2 कॉलम बनाने और डिविडेंड और ग्रोथ का मुझे रो बनाना है। चलेगा, आपकी इच्छा, फर्क नहीं पड़ता। जरूरी नहीं है टेबल ऐसा ही बनना चाहिए, टेबल सही बनना चाहिए। इंटरप्रिटेशन जो इस टेबल से आ रहा है और जो आपके टेबल से आ रहा है वो सेम होना चाहिए, बस इतनी बात है। चलिए कैसे बनाएंगे? ऑब्जेक्टिव क्या है मेरा? ऑब्जेक्टिव से पहले आपको अज्यूम करने पड़ेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स, क्योंकि हमें नहीं पता हम कितना अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे, क्या करेंगे। तो अज्यूम क्या करना है? पिछले क्वेश्चन में नंबर ऑफ यूनिट्स थे, इस क्वेश्चन में क्या आएगा? आप अमाउंट चाह रहे हो ना मिनिमम, तो कितना अमाउंट आप ए में इन्वेस्ट करोगे, कितना अमाउंट आप बी में इन्वेस्ट करोगे, उस अमाउंट को आपने अज्यूम करना है, राइट। तो कहना है से लेट x1 बी द अमाउंट इन्वेस्टेड इन शेयर ए एंड x2 बी द अमाउंट इन्वेस्टेड इन शेयर बी। समझ लो क्या? मैं पूरा सेंटेंस नहीं लिख रहा हूं अभी। तो ए में जो अमाउंट इन्वेस्ट करोगे और बी में जो अमाउंट इन्वेस्ट करोगे वो x1 है और x2 है। उसके आगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन बताइए क्या आएगा अभी? ऑब्जेक्टिव क्या है मेरा? आई हैव टू मिनिमाइज और मैक्सिमाइज। मिनिमाइज या मैक्सिमाइज? आपको मिनिमम इनकम की बात दी हुई है ना, आपका मिनिमम इनकम इतना होना चाहिए। तो मैं क्या बोल रहा हूं, मेरा x1 और x2 जो है ये मिनिमम कितना चाहिए मुझे? 600 और 1000। तो मैं यहां क्या लिखूंगा? मिनिमम z मुझे चाहिए x1 प्लस x2। अब आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो कि सर मुझे पैसे को बढ़ाना है ना, मिनिमम 600 चाहिए, मिनिमम इतना चाहिए, तो मुझे मैक्सिमाइज z लिखना चाहिए ना। आइडियली आप लॉजिकली करेक्ट बोल रहे हो, बराबर ना? देखो ना आपको क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, क्वेश्चन पढ़िए ना, विच विल फैसिलिटेट कंप्यूटेशन ऑफ मिनिमम सम टू बी इन्वेस्टेड। अब आपको समझना आ गया आप गलत क्यों बोल रहे हो। जो अपन ने बोला सही है ना। आपको क्या करना है? डिविडेंड कितना चाहिए? मिनिमम 600 चाहिए। आपको दूसरा क्या चाहिए? ग्रोथ। ग्रोथ कितना चाहिए? मिनिमम 1000 चाहिए। तो उसके हिसाब से आप देखोगे तो उसको बढ़ाने की कोशिश करनी है ना। तो z को क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है। हाँ, आपकी बात बराबर है, मैं वही बोल रहा हूँ लॉजिकली। बट आप क्वेश्चन में देखो ना क्या पूछा हुआ है, एलपीपी ड्रॉ करिए, एलपीपी बनाइए। क्यों? किस चीज के लिए? मिनिमम सम कितना इन्वेस्ट करना है उस चीज के लिए। तो मुझे वो 600 रुपए और 1000 रुपए चाहिए, उसके लिए मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं कि मुझे पैसा कितना डालना है। तो इफ यू सी फ्रॉम द एंगल ऑफ व्हाट यू आर रिसीविंग, दैट रिसीविंग पार्ट शुड बी मैक्सिमाइज्ड।
बट इफ यू आर सीइंग फ्रॉम द एंगल ऑफ व्हाट यू आर पुटिंग इन, दैट पुटिंग इन पार्ट शुड बी मिनिमाइज्ड। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ ये समझना है। क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ आपको कि एलपीपी बनाइए मैक्सिमाइज कैसे करें इन्वेस्टमेंट को, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है एलपीपी बनाइए कि मिनिमम सम कितना रखना है, तो इसके लिए मिनिमाइज जेड आएगा। समझ रहे हो क्या बात को, हाँ या ना, ठीक है। तो आप जो बोल रहे हो वो सही था, बट वो पूछा है क्या, वो भी तो चेक करना है ना। आप गलत बोल रहे हो ऐसी बात नहीं है, बट पूछा ही नहीं है वो, तो मैक्सिमाइज वाला पार्ट आने ही नहीं वाला है। आपको तो क्या पूछा, आपको ये पूछा कि मिनिमम पैसा कितना डालना है, ठीक है। तो इसके लिए मिनिमाइज x1 x2, हमने x1 a को अज्यूम किया, x2 b को अज्यूम किया, तो a में कितना पैसा, b में कितना पैसा, उसका टोटल आपको मिनिमाइज करना है। 2 रुपए डालो दोनों में, तो 2 + 2 4, मिनिमम आपको करना है 4, सिंपल सी बात, ठीक है। चलिए उसके बाद कॉन्स्ट्रेंट क्या है, सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स। कॉन्स्ट्रेंट क्या क्या आएंगे अभी, ये एक कॉन्स्ट्रेंट हो जाएगा, ये दूसरा कॉन्स्ट्रेंट हो जाएगा। ए के लिए x1 अज्यूम किया है, x1 का डिविडेंड कितना आएगा, जितना भी अमाउंट होगा मल्टीप्लाइड बाय 12%, बराबर बोल रहा हूं ना। अमाउंट अगर 1 लाख रुपए है तो 12% उसका हमें डिविडेंड मिलेगा, अमाउंट 1 करोड़ है उसका 12% हमें डिविडेंड मिलेगा। तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, 0.12 x1 मतलब x1 का डिविडेंड। उसके बाद x2 का डिविडेंड कितना, 0.04 x2, उसका डिविडेंड हो गया, 4% है ना, 0.04। ये दोनों भी कितने होने चाहिए, कम से कम 600 होने चाहिए। 600 से ज्यादा हुए चलेगा क्या, हाँ, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 400। आप ब्रैकेट में लिख सकते हो कांस्टेंट ऑन अमाउंट ऑफ डिविडेंड इनकम, ठीक है। दूसरी चीज, आपका ग्रोथ कितना ग्रोथ चाहिए x1 में, 10%, क्या लिख सकते हैं, 0.10 x1 प्लस ग्रोथ किसका, x2 का कितना आएगा, 0.40 x2। मिनिमम कितना होना आपको, मिनिमम चाहिए 1000 रुपए, उससे ज्यादा रहा चलेगा क्या, हाँ। और x1 और x2 जो है ये नेगेटिव हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते, बिकॉज ये तो अमाउंट है, तो या तो आप अमाउंट इन्वेस्ट करोगे या तो अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करोगे। तो जीरो हो सकता है क्या, हाँ। पॉजिटिव हो सकता है क्या, हाँ। नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं, ठीक है। ये रहा आपका आंसर। ये टेबल है, टेबल के बाद ये एलपीपी है, ये ऑप्शनल है, ये कंपलसरी है। एक ऑप्शनल है, एक कंपलसरी है। क्लियर है क्या, ऑनलाइन वालों कोई डाउट, कोई चीज, एक बार इसको देख लो, एक बार इसको देख लो फटाफट से। हो गया है क्या, आगे बढ़े। यस, इज इट डन। ऑनलाइन कोई क्वेरी, समझा है आपको, हाँ या ना बताइए। एलपीपी में हमें बहुत इशू आ रहा था बट अभी क्लियर है, ठीक है। आपको कोई क्वेश्चन का डाउट था ना दर्शनी, वैभव पूछ रहा है आज का लेक्चर प्राइवेट होने वाला है क्या, ये तो लेक्चर के बाद ही पता चलेगा। चलो, हाँ नहीं तो वहाँ का मार्क कटेगा, बट बाकी चीज़ अगर कॉन्स्टेंट सही है तो वहाँ पे तो मार्क्स मिलेंगे आपको। तो स्टेप मार्किंग तो पूरी तरीके से है, तो टेंशन नहीं है सच, ठीक है। तो अगर कोई एक आध चीज़ गलत भी होगी तो उसका टेंशन लेके आगे नहीं बढ़ना है, वो चीज़ को छोड़ दो, जो भी है आप आगे बढ़ो। यहाँ कभी ऐसा भी हो सकता है गलती हो गई का छोड़ो, हम कंफ्यूज है मिनिमाइज या मैक्सिमाइज है, तो जितना टाइम उसके ऊपर सोचोगे उतना कंफ्यूजन और बढ़ेगा। कोई तो भी एक चीज़ सेलेक्ट करो, लिख लो जो आपको लगता है ज़्यादा सही है उस मोमेंट पर और आगे बढ़ो, क्योंकि एटलीस्ट वहाँ मार्क गया, बट बाकी तो आप लिख पाओगे अच्छे से, टाइम मिलेगा ना उस चीज़ के लिए, ठीक है। चलिए लेट्स गो अहेड। न्यू मॉड्यूल पेज नंबर 184। ओल्ड मॉड्यूल है पेज नंबर 65, इलस्ट्रेशन नंबर है 6, और जो मेरा नोट से देख रहे हैं उसका पेज नंबर अरे बोलो
अरे बोलो जल्दी। 10 क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर 107 क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर 65 क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 184 क्वेश्चन नंबर 26। ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी लोग अटेंड कर रहे हो, देखिए प्रैक्टिकल ओएम के जितने भी टॉपिक्स है, जैसे चैप्टर 2 अपन ने कंप्लीट किया, चैप्टर 2 तो चलो अपन ने शायद सभी क्वेश्चंस देख लिए मेरे ख्याल से मोटा मोटी। चैप्टर नंबर 4 में सब क्वेश्चंस देखना पॉसिबल नहीं है। सेम इज विथ 5, 6 एंड 7। आप क्या कर सकते हो, आप वेट करिए, मुझे कल तो नहीं, मतलब मंडे ट्यूसडे को मुझे बाकी टॉपिक्स भी खत्म करने दीजिए। आप मुझे आपके एंड पे एक लिस्ट बना करके देना, भले इंडिविजुअली आपके हिसाब से जो आपको लगता है, ऑनलाइन में खास करके यहाँ पे भी, कि ये क्वेश्चन सर हमको दिक्कत जा रही है बहुत ज़्यादा, छोटा मोटा प्रॉब्लम है तो आप मुझे डाउट पूछना, मैं बता दूंगा। आप चाहते हो कोई क्वेश्चन मैं सॉल्व करूं तो मुझे क्वेश्चन नंबर या उसका फोटो कुछ तो भेज दो, मैं चेक करता हूं, टोटल एक लिस्ट बनाता हूं, 1 आध घंटे का एक्स्ट्रा सेशन लेकर उसमें वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अभी मुझे मेरे हिसाब से ही चलने दो, आप बीच में मुझे मत बताओ ये करना है, बिकॉज वो शायद पूरा फ्लो डिस्ट्रैक्ट करेगा। मैं मेरे हिसाब से चलता हूँ आगे। आपके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो आप बोल रहे हो ना सॉल्व करना है, उसको अपन अलग से सॉल्व करेंगे एक दिन, राइट। मे भी जब आपका ग्रुप 1 का मैराथन ये क्या कैप्सूल चलता रहेगा, उस दिन 1 आध दिन रात में वगैरह मिलकर अपन सॉल्व कर लेंगे, ऐसा कुछ करेंगे तो आपका भी काम हो जाता है और ये फ्लो भी डिस्टर्ब नहीं होता है। ठीक है, बिकॉज जब कोई नया स्टूडेंट दिख रहा है और मैंने वो जब कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बोल रहा है सॉल्व कर लिया, तो वो शायद एग्जाम ही नहीं देगा, बोलेगा जान दो ओएमएसएम नहीं पढ़ना है। तो पहले अपन एक फ्रेश स्टूडेंट के हिसाब से दिख रहे चीज़ें, जो आपके डाउट्स उसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए असाइनमेंट पे आते हैं। असाइनमेंट में अगर आप देखोगे, मैंने यहाँ पे प्रोसेस डाल रखा है पूरा, बट उस प्रोसेस को अभी देख के मतलब नहीं है। देखो जिनको पता है उनको ऑलरेडी पता है, जिनको नहीं पता है उनको ये पढ़ने बाद कुछ नहीं समझेगा। तो हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन होने के बाद आप यहाँ चेक करिए, यहाँ पे आपको सभी वही स्टेप्स जो हम सॉल्व करेंगे वही दिया हुआ है। ठीक है, चलिए पहला एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कंपेरेटिवली मैंने पहला क्वेश्चन ईजी वाला लिया हुआ है, बट उसमें उसके ऊपर रीजन ये है कि वो एक मैक्सिमाइजेशन टू मिनिमाइजेशन कन्वर्जन है, तो वो कन्वर्जन समझना जरूरी है। ऑपरेशंस मैनेजमेंट के अंदर चैप्टर 4 में जितने भी टेक्निक्स आपको दिए हुए हैं, असाइनमेंट होने दो, ट्रांसपोर्टेशन होने दो, ये सभी टेक्निक्स इस हिसाब से बनाई गई है कि अगर आपका ऑब्जेक्टिव कोई चीज़ को मिनिमाइज करना है तो वहाँ पे ये चीज़ सूटेबल है डायरेक्टली। अब देखो ऑब्जेक्टिव्स ऑपरेशंस मैनेजमेंट में जो भी होंगे, बट उसमें हम अगर क्वांटिफाई करना चाहे इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट और प्रॉफिट और रेवेन्यू, तो 2 ही चीज़ें क्वांटिफाई हो सकती है, या तो मुझे मेरा सेल्स बढ़ाना है, या तो मुझे मेरा प्रॉफिट बढ़ाना है, या तो मुझे मेरा कॉस्ट कम करना है, लॉस कम करना है। दोनों में से एक ही चीज यहाँ पे, मतलब ये दोनों ही चीज आपको करनी है बेसिकली, राइट। तो यू आर अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, तो यू फोकस अपॉन इंक्रीजिंग योर प्रॉफिट। इफ यू आर अ लॉस मेकिंग कंपनी, यू फोकस अपॉन रिड्यूसिंग योर लॉसेस सो दैट यू कैन इंक्रीज योर प्रॉफिट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। तो 2 ही इंटेंशन है हमारे। ये दोनों इंटेंशन में से जो टेक्निक है असाइनमेंट का या फिर जो टेक्निक है ट्रांसपोर्टेशन का, दोनों भी टेक्निक सिर्फ और सिर्फ मिनिमाइज करने के लिए हेल्पफुल है, मैक्सिमाइज करने के लिए हेल्पफुल नहीं है। बट अगर क्वेश्चन मैक्सिमाइजेशन का पूछा जाता है यहाँ पे, यहाँ प्रैक्टिकली, तो यहाँ पे एक टेक्निक है जहां से मैक्सिमाइजेशन को मिनिमाइजेशन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर उन चीजों को हम सॉल्व कर सकते हैं, राइट। अब मैक्सिमम के लिए पूछा है या मिनिमम के लिए पूछा है, आइए देखते हैं क्वेश्चन में से कैसे समझेगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, कैप्टन ऑफ अ क्रिकेट टीम हैज टू अलॉट 5 मिडिल बैटिंग पोजीशंस टू 5 बैट्समैन। The average runs scored by each batsman at these positions are as follows। आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, यहाँ आप आम भाषा में एक टेबल बोल सकते हो, दिया हुआ है, जिसमें आपको 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th बैटिंग पोजीशंस दिए हुए हैं, A, B, C, D एंड E बैटर्स दिए हुए हैं आपको। ठीक है, तो ये इन्होंने क्या दिया हुआ है आपको, एवरेज रन्स स्कोर्ड दिया हुआ है आपको। ठीक है, मेक द असाइनमेंट। असाइनमेंट किसने बनाया था, कौन था इंसान, पढ़ा है अपन ने, देखो देखो कौन था असाइनमेंट का नाम है कि कोई, कौन सी टेक्निक है ये, कौन सा, हंगेरियन मेथड, बराबर ना। हंगेरियन मेथड ऑफ असाइनमेंट है जो हम फॉलो कर रहे हैं। तो एग्जाम में आपको यूज हंगेरियंस मेथड भी बोल सकते हैं इंस्टेड ऑफ असाइनमेंट। ऐसा कभी हुआ नहीं है, उसमें होता है, कौन सा वाला देखा अपन ने, सिमुलेशन में हुआ है बहुत सारी बार। यूज मॉन्टे कार्लोस मेथड, वहाँ होता है ये, यहाँ पे आज तक पूछा नहीं गया, बट आज तक पूछा नहीं तो इसका मतलब ये नहीं पूछेंगे, पूछ सकते हैं। तो अगली बार आ सकता है, असाइनमेंट की जगह पे आपको बोला गया है कि क्या करिए, यूज हंगेरियन मेथड टू सॉल्व दी फॉलोइंग। तो इसका मतलब क्या, असाइनमेंट ही करना है। ठीक है, तो मेक द असाइनमेंट सो दैट एक्सपेक्टेड टोटल एवरेज रन्स स्कोर्ड बाय दीज बैट्समैन आर मैक्सिमम। पहला हिंट क्वेश्चन में दिया हुआ है मैक्सिमम। अगर मैक्सिमम नहीं भी लिखा है तो मुझे बताइए एज अ क्रिकेट टीम आप क्या चाहोगे जब आप बैटिंग कर रहे हो, आपके रन्स ज्यादा होने चाहिए, कम होने चाहिए, ज्यादा होने चाहिए। अगर आप बॉलिंग कर रहे हो, आपके विकेट ज्यादा होने चाहिए, कम होने चाहिए,
ज़्यादा होने चाहिए, या सामने वाले के रन्स कम होने चाहिए अगर वैसे देखा जाए तो यहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूँ मैं बैटिंग पोजीशन में रन्स की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रन्स को इंक्रीज करने की बात कर रहा हूँ। इस तरीके से इस बैट्समैन को उस पोजीशन पे बेचना है कि हमारा एज अ टीम टोटल नंबर ऑफ रन्स ज़्यादा हो जाए, राइट। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम हिंट तो दिया है, ये नहीं भी दिया होता तो भी जब रन्स की बात आ गई तो किसकी है, मैक्सिमाइजेशन की बात है। आप आगे भी और कुछ क्वेश्चंस हैं, हम उन क्वेश्चंस को देखेंगे जहाँ पे क्लियरली आपको कॉस्ट, रेवेन्यू, प्रॉफिट, लॉस ऐसे दिया हुआ है। भले मैक्सिमाइज मिनिमाइज नहीं दिया है, तो कॉस्ट दिया मतलब क्या करना है, मिनिमाइज करना है। रेवेन्यू दिया मतलब क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। प्रॉफिट दिया मतलब क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। बात समझ पा रहे हो क्या, हाँ या ना? ठीक है, चलिए आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। देखिए पहला ही स्टेप यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस प्रॉब्लम इज ऑफ मैक्सिमाइजेशन। आपको ये बताना नहीं है कि मैक्सिमाइजेशन क्यों है, बताओगे तो भी चलेगा। सिंस दे आर आस्किंग टू क्या बोलते हैं, कैलकुलेट मैक्सिमम नंबर ऑफ रन्स, इट मींस द क्वेश्चन इज ऑफ मैक्सिमाइजेशन एंड टू सॉल्व असाइनमेंट टेक्निक इट इज टू बी कन्वर्टेड टू मिनिमाइजेशन। हम मैक्सिमाइजेशन नहीं कर सकते हैं सॉल्व डायरेक्टली असाइनमेंट में, हमें मैक्सिमाइजेशन को मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करना है एंड दैट इज द रीजन ये वाला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। ठीक है, एक बार आप फोटो चाहो तो ले सकते हो, मैट्रिक्स हमको लगने वाला है। विल नीड द मैट्रिक्स, यू कैन टेक द फोटो इफ यू विश टू। चलिए आ जाएगा मैट्रिक्स पे, चलिए आई होप आपको मैट्रिक्स दिख रहा होगा। चलिए मैट्रिक्स को पहले क्या करते हैं, मैं एज इट इज मैट्रिक्स को लिखता हूं। आपको मैट्रिक्स एग्जाम में प्रॉपरली बनाना है, प्रॉपर पेन पेंसिल स्केल यूज करके अच्छे से बनाना है। एट द सेम टाइम जो बीच में छोटे मोटे नोट्स आपको लिखने हैं, मैं आपको बताऊंगा कैसे एंड में। जैसे भी स्टार्टिंग में अपन ने देखा ना, ये क्वेश्चन इज ऑफ मैक्सिमाइजेशन, तो वी नीड टू कन्वर्ट इट टू मिनिमाइजेशन। ये आपको बताना पड़ेगा कि आप ऐसा कर रहे हो, नहीं तो नोट्स के लिए मार्क्स चले जाएंगे आपके। जैसा हमारे अकाउंट्स में या कॉस्टिंग में नोट्स लिखते हैं ना, ये एडजस्टमेंट इसके लिए क्या, उसके लिए क्या, कुछ वर्किंग नोट आ जाता है, वैसे यहाँ करना है। ठीक है, चलिए एज इट इज मैट्रिक्स देखिए, पहले एज इट इज मैट्रिक्स देखिए। अब ये अगर मैक्सिमाइजेशन है और इसको मुझे मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करना है तो मैं कैसे कर सकता हूं। आपके पास यहां से लेकर के यहां तक जो डेटा दिया हुआ है, इसमें सबसे हाईएस्ट एलिमेंट कौन सा है, 60 सबसे हाईएस्ट है, यहां है 60 सबसे हाईएस्ट है, 60 के ऊपर कुछ नहीं है। ठीक है, जितने भी बाकी के एलिमेंट्स हैं, यानी कि सब एलिमेंट्स हैं, ये सभी एलिमेंट्स को आपने क्या करना है, 60 से माइनस करना है। तो पहला एलिमेंट क्या है आपका, 40 है, 60 माइनस 40 करो, और यहां है A B C D एंड E। चलिए पहला एलिमेंट क्या बोल रहे हो आप, 40 है, 40 है, 60 माइनस 40 20। दूसरा 42, 60 माइनस 42 कितना, 18। तीसरा 50, 60 माइनस 50 कितना, 10। अगला वाला 20, 60 माइनस 20 कितना, 40। एग्जाम में अगर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी है तो भी कैलसी यूज़ करो, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि वो प्रेशर के चक्कर में हमको समझता नहीं 60 माइनस 40 मैंने 10 लिख दिया है, 50 लिख दिया, नहीं क्लिक होता उस समय पे। अपने को लगता अपन तो सही कर रहे हैं, अपना दिमाग सही चल रहा है, तो ट्राई करके कैलकुलेटर यूज़ करिएगा। चलो 60 माइनस 58 कितना, 2। उसके बाद 40, 60 माइनस 40 कितना, 20। बता दो यार फटाफट, 60 माइनस 30 कितना, 30। 60 माइनस 48 कितना, 18 नहीं ना, 12। 60 माइनस 19 कितना, 41। 60 माइनस 60 कितना, 0। 60 माइनस 35 कितना, 25। 60 माइनस 16 कितना, 44। 60 माइनस 40 कितना, 20। 60 माइनस 20 कितना, 40। 60 माइनस 59 कितना, 1। 60 माइनस 25 कितना, 35। 60 माइनस 25 कितना, 35। 60 माइनस 60 कितना, 0। 60 माइनस 18 कितना, 42। 60 माइनस 55 कितना, 5। 60 माइनस 50 कितना, 10। 60 माइनस 27 कितना, 33। 60 माइनस 50 कितना, 10। 60 माइनस 25 कितना, 35। 60 माइनस 53 कितना। देखिए नया मैट्रिक्स बन चुका है क्या, ये नए मैट्रिक्स को नाम क्या देंगे हम, रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स। रिलेटिव क्यों, इन रिलेशन टू द प्रीवियस मैक्सिमाइज्ड मैट्रिक्स दिस इज लॉस वन, रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स। चेक कर लो एक बार, देखो यहां तक जमा है क्या आपको, ऑनलाइन वालों फटाफट से बताइए। सर असाइनमेंट सूडो को गेम जैसा लगता है, क्या बात है, सही है, एग्जाम में गेम खेलते बैठो। चलिए डन है, आइए अगला स्टेप क्या करेंगे, जिनको पता है स्टेप बताओ। क्या, रो ऑपरेशन। देखिए सबसे पहले तो जो नए लोग देख रहे हो मैं आपको ये बता दूं, रो किसको बोलते हो, कॉलम किसको बोलते हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, अगर नहीं आया तो जिंदगी में कुछ नहीं आ सकता। ठीक है, ये देखिए, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7, इसको हम क्या बोलेंगे, कॉलम। बोलना मत किसी को तू यहाँ का स्टूडेंट है,
ये पहला कॉलम है, दूसरा कॉलम है, तीसरा कॉलम है, चौथा कॉलम है, पांचवा कॉलम है, बराबर ना। और ये जो है यहाँ पे ई डी सी बी ए, ये सब क्या है, ये सब रो है। तो यहाँ पे ए वाला रो, बी वाला रो, सी वाला रो, डी वाला रो एंड ई वाला रो, ठीक है। रो और कॉलम दोनों के ऑपरेशन करने हैं हमें असाइनमेंट में, जो हमारा अगला स्टेप है। ऑपरेशन करना मतलब क्या करना हम देखते हैं, बट ऑपरेशन करते समय आपको ये ध्यान रखना है, पहले आपने रो या पहले कॉलम, पहले आपने रो ऑपरेशन करना है, उसके बाद आपने कॉलम ऑपरेशन करना है, ठीक है। सर पहले मैं कॉलम करूं फिर मैं रो करूं, तो पहले आप फाइनल दो फिर आप इंटर दो, ठीक है। इससे अच्छा आंसर मैं नहीं दे सकता। चलिए लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट विल यू डू नाउ, रो ऑपरेशन। आपका रो ऑपरेशन होने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा उसको रो मैट्रिक्स या रो ऑपरेशन मैट्रिक्स आप ऐसा बोल सकते हो। मैं यहां लिख देता हूं रो ऑपरेशन मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए रो ऑपरेशन मैट्रिक्स, अब क्या करेंगे, फर्स्ट रो को सिलेक्ट करना है। कौन सा है फर्स्ट रो, 3 वाला ना। चलो ए है फर्स्ट रो, राइट। अब फर्स्ट रो में क्या करना है बताइए, सबसे ज्यादा या सबसे छोटा, सबसे छोटा वाला एलिमेंट कौन सा है, 20, 20, 25, 35, 10। सबसे छोटा एलिमेंट 10 है, सब बाकी के एलिमेंट्स में से 10 माइनस होगा। तो पहला एलिमेंट क्या है 20, 20 में से 10 माइनस होगा क्या आ जाएगा 10। दूसरा एलिमेंट क्या है 20, 20 में से 10 माइनस होगा क्या आ जाएगा 10। 25 में से 10 15, 35 में से 10 25, 10 में से 10 0। पहला रो का ऑपरेशन खत्म। जो लोग पहली बार देख रहे हो दूसरा रो आप खुद से ट्राई करोगे। चलिए दूसरा रो कौन सा आ गया अभी आपका 18 वाला, ये वाला। चलिए कैसे करेंगे, सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है 18 है क्या, 18 माइनस 18 0, 30 माइनस 18 कितना, पक्का क्या। उसके बाद 44 माइनस 18 कितना 26, उसके बाद 35 माइनस 18 कितना 17, उसके बाद 33 माइनस 18 कितना 15। तीसरे रो में सबसे छोटा क्या है 0, मतलब सब कुछ वैसे ही रहेगा क्या, ठीक है। उसके बाद तीसरा वाला सबसे छोटा क्या है 35, 40 माइनस 35 5, 41 माइनस 35 6, 40 माइनस 35 5, 42 माइनस 35 7, 35 माइनस 35 0। अगला वाला वापस 0 है, क्या आ जाएगा, ठीक है। पहला कॉलम चूज करना है, पहला कॉलम चूज करना है। क्या बनाएगी अभी, कॉलम ऑपरेशन मैट्रिक्स। कॉलम ऑपरेशन मैट्रिक्स। चलिए यहां तक रो ऑपरेशन तक क्लियर है क्या सभी को। एग्जाम में एक के नीचे एक मैट्रिक्स लिखना है आपने, पहले आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन के बाद आपका रिलेटिव लॉस, रिलेटिव लॉस के बाद रो, रो के बाद कॉलम, ठीक है। चलिए लेट्स गो, बताइए। अब सेम चीज जो रो के लिए की हुई है सेम चीज आपने कॉलम के लिए करनी है। रो में क्या किया था, पूरे रो में उस एक पर्टिकुलर रो में सबसे छोटा एलिमेंट सेलेक्ट किया था, सबसे माइनस किया था। कॉलम में क्या करोगे, सबसे छोटा एलिमेंट सेलेक्ट करोगे, उसमें को सबसे माइनस करना है। सबसे छोटा एलिमेंट पहले कॉलम में 0 है क्या, क्या हो जाएगा 0 है तो क्या हो जाएगा, सब एज इट इज रहेगा क्या 10 0 10 5 एंड 2। सेकेंड इसमें 0 है क्या वापस से सबसे छोटा, हाँ या ना, क्या करोगे 10 12 12 6 एंड 0। तीसरे में 1 है क्या 15 माइनस 1 14, 26 माइनस 1 25, 20 माइनस 1 19, 5 माइनस 1 4, 1 माइनस 1 0। अगले इसमें भी देखो 0, उसके आगे भी 0, मतलब दोनों भी एज इट इज रहने वाले हैं। समझ रहे हो क्या बात को, चेक करिए यहां तक चीज क्लियर है क्या, हाँ या ना। हर स्टूडेंट ने यहां तक एग्जाम में कंपलसरी सॉल्व करना है, यहां तक बहुत आसान चीज है। अगर आपको ये स्टेप्स याद रहेंगे तो आप ये कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं इसका आगे का डिफिकल्ट है, इसका आगे का थोड़ा सा कंपैरेटिवली कंफ्यूजिंग है, कॉम्प्लिकेटेड है। आइए आगे बढ़े। ऑनलाइन में कहने के यस हिंदी चैट बॉक्स यहां तक क्लियर है तो फटाफट से अभी क्या करना है, लाइन, हाँ लाइन मारनी है अभी। चलो ऑनलाइन वालों, ऐसा जिंदगी में आपके पहली बार हो रहा होगा कि एक टीचर आपको ऐसे क्लास में लाइन कैसे मारना सिखा रहा है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं अभी। पहले तो लाइन कितने मारने हैं, सबसे कम से कम लाइन में काम चलना चाहिए अपना, ज्यादा लाइन नहीं मारनी है, बराबर ना, कम से कम नंबर ऑफ लाइंस मारना अपने को। चलिए आइए पहले, हाँ पहले एक्सप्लोर करो, तेरी जिंदगी उसी में जाएंगी। हाँ तो आज खुश लग रहा है ऐसे, मतलब कुछ नहीं अभी नहीं, मतलब ऐसे ही स्टार्टिंग से खुश लग रहा हो आज। ये तो लाइन मारना है करके उसकी हंसी बाहर दिखाई दे रही है ऐसे एकदम। चलिए ऑनलाइन वालों यहां तक चीज क्लियर है क्या, यस सर। यहां तक कितने मार्क्स मिलेंगे, हाँ नहीं यहां तक अगर 5 मार्क का क्वेश्चन आता है तो यहां तक ऑलमोस्ट आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। आगे जो हम करेंगे उसमें आगे के 2 मार्क्स आपके आएंगे। चलिए ध्यान देना, आपको कॉलम मैट्रिक्स दिखाई दे रहा है सामने, कॉलम मैट्रिक्स दिखाई दे रहा है सामने। ये कॉलम मैट्रिक्स में जीरोस कितने हैं बताइए,
ये एक जीरो यहाँ है, दूसरा जीरो यहाँ है, तीसरा जीरो यहाँ है, चौथा जीरो है, ये पांचवा है, और यहाँ पे ये जीरो नंबर 6 है। आपने हर एक जीरो को कवर करते हुए लाइन ड्रॉ करना है। नाउ व्हेन ऐसे लाइन ड्रॉ करना है तो ये सिर्फ लाइन ड्रॉ नहीं करना है सर, लाइन ड्रॉ करना है, हर जीरो को कवर करना है। 1 2 3 4 5 लाइन ड्रॉ कर दी सर मैंने, या फिर ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, इसमें कौन सी बड़ी बात थी? नहीं, बड़ी बात तो यहाँ है कि लाइंस तो ड्रॉ करनी है बट मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस में कवर करना है। तो अगर मैं बोलता हूँ ये 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, कहना है ऐसे 5 लाइन ड्रॉ करके सब जीरोस कवर हो रहे हैं, यस, मैं गलत नहीं हूं, हाँ, बट मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस, यही काम 4 लाइन में हो सकता है क्या? 4 लाइन में यही काम हो सकता है क्या? अरे हाँ या ना? कैसे? ये देखो, ये 1 लाइन हो गया, ये 2 लाइन हो गया, ये 3 लाइन हो गया, ये 4 लाइन हो गया। हो गया क्या? मतलब मिनिमम कितने लाइन है? 4। 4 लाइन में मैं 6 के 6 जीरो को कवर कर सकता हूं क्या? हाँ। तो अगर 4 लाइन में काम हो रहा है तो मेहनत क्यों वेस्ट करना, एक और लाइन क्यों मारना? 4 ही लाइन में काम करेंगे। बट अब तुम क्या सोच रहे हो, मैं असाइनमेंट की बात कर रहा हूं। हाँ चलिए, तो अब 4 लाइन मार दिया। अब 4 लाइन मारने के बाद आपको ये चेक करना है कि काम हुआ क्या लाइन मारने से, वो भी चेक करना पड़ेगा। ये चेक करते, कैसे चेक करूंगा बताओ? नंबर ऑफ, बताओ ध्यान से मुझे क्या करना है। नंबर ऑफ लाइंस कवरिंग दी जीरोस शुड बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। सर ये ऑर्डर का मतलब क्या है? ऑर्डर का मतलब है रोज एंड कॉलम्स का जो नंबर है वो इक्वल होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 कॉलम्स है, 1 2 3 4 5 रोज है, मतलब मेरा मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 5। मतलब मैंने लाइन कितने मारने चाहिए थे? 5। बट मेरा काम 4 लाइन में हो रहा है क्या? हाँ। तो कहना है ऐसे, ये जो हमने काम किया वो गलत है। नंबर ऑफ लाइन्स कितने हो गए? 4 इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर 5। तो हमारा मैट्रिक्स जो है, ये मैट्रिक्स फिजिबल नहीं है। हमें क्या करना पड़ेगा? ये ऑप्टिमल नहीं है, फिजिबल नहीं है, वी हैव टू प्रिपेयर इंप्रूव्ड मैट्रिक्स। इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, बराबर ना? अपने आप में इंप्रूवमेंट करो ताकि आपके लाइन जो आप मारो वो वेस्ट ना जाए। तो इंप्रूवमेंट कैसे करेंगे? अभी आओ इंप्रूवमेंट करते हैं। चलिए बताओ, कौन बता रहा है इंप्रूवमेंट कैसे करना है? देखिए ध्यान देना सामने, यहां तक सभी को क्लियर है क्या? पहले मैं एक बार वापस से जस्ट शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूं। हम जब असाइनमेंट स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स हमेशा इक्वल होते हैं। नहीं है तो आपको डमी रो डमी कॉलम इंट्रोड्यूस करके उसको इक्वल करना होता है। इसका मतलब नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स हमेशा इक्वल ही रहने वाले, उसी को हम बैलेंस्ड मैट्रिक्स बोलते हैं, उसी पे हम असाइनमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितने रो है आपके? 5। कितने कॉलम है आपके? 5। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज नथिंग बट नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स, दैट आर 5। आपके जो लाइन से जो आपने ड्रॉ किया हुआ है जीरो को कवर करने के लिए, वो मिनिमम करने हैं। कितने किए आपने? 4 किए। तो ये जो 4 है ये इक्वल होना चाहिए आपके ऑर्डर के साथ। तो अगर ऑर्डर इस केस में 4 होता और आपके लाइंस भी 4 होते तो हो गया काम यहीं पे खत्म, राइट? बट आपका ऑर्डर कितना है? 5 है और आपके लाइंस कितने हैं? 4 है। तो ये नहीं चलेगा। आपने क्या करना है? मैट्रिक्स को रिवाइज करना है या मैट्रिक्स में इंप्रूवमेंट लाना है, मैट्रिक्स को इंप्रूव्ड मैट्रिक्स बनाना है। कैसे बनाएंगे इंप्रूव्ड मैट्रिक्स? कैसे बनाएंगे इंप्रूव्ड मैट्रिक्स? देखिए यहां पे अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है ना, लाइन के नीचे जो एलिमेंट छुपा हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे? कवर्ड एलिमेंट। और जो एलिमेंट है जहां लाइन नहीं है उसके ऊपर, वो क्या है? अनकवर्ड एलिमेंट। उसको कवर करने के लिए लाइन नहीं है। अनकवर्ड एलिमेंट में से छोटा एलिमेंट आपने सिलेक्ट करना है। छोटे में छोटा कितना है? 6 कहां से छोटा हो गया? तो सबसे छोटा एलिमेंट क्या है? 4 है। अब आपने क्या करना है? ध्यान दीजिए, जितने भी एलिमेंट अनकवर्ड है, अनकवर्ड एलिमेंट में से 4 को माइनस करना है। जो भी कवर्ड एलिमेंट है वहां जहां पे इंटरसेक्शन होता है 2 लाइन का, वहां पे 4 को ऐड करना है। सर ये बाकी के जो कवर्ड एलिमेंट है उसको कुछ नहीं करना है, ठीक है? वापस से रिपीट कर रहा हूं, अनकवर्ड एलिमेंट में से क्या करना है? छोटे में छोटा एलिमेंट सिलेक्ट करना है, उसको बाकी अनकवर्ड एलिमेंट में से माइनस करना है। और कवर्ड एलिमेंट में कुछ भी नहीं करेंगे, बट कवर्ड एलिमेंट जहां पे जुड़ रहे हैं, जहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है, वहां पे क्या करेंगे? उसको हम ऐड कर देंगे, ठीक है? चलिए बताइएगा आंसर क्या आएगा इसके बाद। क्या टॉपिक देंगे उसको हम? इंप्रूव्ड मैट्रिक्स बोल दूं क्या? इंप्रूव्ड मैट्रिक्स क्या आ जाएगा? इंप्रूव्ड मैट्रिक्स आपका 10 0 10 5 एज इट इज रहेगा। 2 जो है वो 2 क्या है आपका? इंटरसेक्शन है, क्या हो जाएगा? 2 + 4 कितना आ गया? 6। उसके बाद 10 - 4 6, 12 - 4 8, 12 - 4 8, 6 - 4 6। उसके बाद 0 एज इट इज रहेगा क्या? हाँ। 14 - 4 कितना? 10, 25 - 4 कितना? 21, 19 - 4 कितना? 15, 4 - 4 कितना? 0, 0 एज इट इज रहेगा। 25 को कुछ नहीं करना है, 5 की जगह क्या आ जाएगा? 9। यहाँ पे 0 15 10 0 कुछ नहीं, 7 की जगह क्या आ जाएगा?
ये आपका बन गया इंप्रूव्ड मैट्रिक्स। वापस से लाइन मारो, पहले 0 सिलेक्ट करो, पहले 6 0 थे, अभी 7 0 हो गए, मतलब एक और 0 हमने ऐड किया। लाइन मारो, कैसे मारेंगे लाइन? आप हॉरिजॉन्टल मारो या वर्टिकल लाइन मारो, दोनों केस में आपके 5 लाइन आने ही वाले हैं। तो देखिए 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन। आप ऐसे भी अगर लाइन मारना चाहते हो तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, मतलब 5 लाइन कुछ भी करो आ ही रहा है। 4 लाइन में काम हो सकता है क्या? चेक करो, नहीं हो पाएगा, चेक करके देखो। नहीं हो रहा है मतलब 5 लाइन्स इज करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है? 5 लाइन्स कितना है आपके? 5। कहना है सोल्यूशन इज देयरफॉर ऑप्टिमल, ये आपने वहां लिख के दिखाना है। सिंस ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 5 एंड नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स टू बी ड्रॉन, मिनिमम नंबर ऑफ लाइन्स इज आल्सो 5, आर मैट्रिक्स इज ऑप्टिमल, देयरफॉर वी विल फाइंड आउट द फाइनल सोल्यूशन। ऑप्टिमल है क्या? देखिए चेक कर लीजिए, यहां पे काम खत्म नहीं हुआ, यहां पे 4 मार्क मिलेंगे, अब एक और मार्क का काम बाकी है। आपने जीरोस को सिलेक्ट करना है, जीरोस को आपने सिलेक्ट करना है, वो प्रॉपर टास्क उस प्रॉपर पर्सन को अलॉट करने के हिसाब से। कैसे करेंगे बताओ, कैसे करेंगे बताओ? हाँ देखिए, आपने 0 कितने आपके पास? 7 जीरोस है। हर रो हर कॉलम में एक इकलौता 0 होना चाहिए, दूसरा 0 नहीं आ सकता। एक रो एक कॉलम में एक ही 0 होना चाहिए, मतलब टोटल नंबर ऑफ रो कितने आपके? 5। तो टोटल नंबर ऑफ 0 कितने सिलेक्ट करने हमने? 5। मतलब इसमें से 2 0 ऐसे हैं जो हमारे पास है, जिनको हमने सिलेक्ट नहीं करना है, जिनको हमने सिलेक्ट नहीं करना है। कौन से जीरोस? देखिए आपका हिंट क्या है? जिस रो जिस कॉलम में एक 0 है सिंगल, उसको पहले सिलेक्ट करो। तो मुझे बताओ, ये देखिए ये जो है यहाँ पे सबसे पहले अगर रो के हिसाब से जाता हूं तो ये आ गया, बट इस कॉलम में 2 है ना, तो इसको सिलेक्ट मत करो। यहाँ पे देखिए सेकंड रो में एक ही चीज है क्या? हाँ, इसको सिलेक्ट कर लूँ मैं, 2 मिनट के लिए पकड़ के चलिए। मैंने ये 0 को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट कैसे करोगे? आप यहाँ पे स्क्वायर बॉक्स ड्रॉ कर सकते हो, समझ रहे हो क्या बात को? यस। तो इसको सिलेक्ट कर लिया। अब अगर सपोज करिए कि मैं इसको भी सिलेक्ट करता हूं, तो मैं इसको सिलेक्ट नहीं कर सकता। क्यों? अगर मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया दूसरी चीज को, तो एक कॉलम में 2 0 हो जाएंगे, एक कॉलम में तो एक ही 0 होना चाहिए, राइट? तो यहां देखिए इस रो में एक ही है क्या? हाँ। इस कॉलम में एक ही है क्या? हाँ। इस रो में एक ही है क्या? हाँ। अब देखिए अगर ये 0 सिलेक्ट करता हूं तो इस कॉलम में एक ही 0 है क्या? यस। तो इसको सिलेक्ट कर दूं क्या? हाँ। उसके बाद क्या करूंगा? अब आप आ जाइए, ये देखो यहां तक तो हो गया। अब ये कॉलम की बात करते हैं और इस रो की बात करते हैं। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूं तो ये नहीं सिलेक्ट कर पाऊंगा, तो कर दूं क्या इसको सिलेक्ट? इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको क्रॉस कर लिया, इसका मतलब इसको सिलेक्ट कर सकता हूं क्या? हाँ। तो जितने भी 5 जीरोस आपने सिलेक्ट किए हैं, वो हर 5 जीरो में से हर एक 0 अपने रो अपने कॉलम में इकलौता 0 है। यस और नो? ठीक है। अगर वो इकलौता 0 है तो इसका मतलब हमने हमारा फाइनल आंसर निकाल दिया है। अब क्या करना है ध्यान से देखना, ये पोजीशन नंबर 3, 4, 5, 6 और 7 था, ये A, B, C, D और E था, करेक्ट? चलिए ध्यान देना सामने। अब ये A के साथ क्या आ रहा है? 7, मतलब कहना है से ए बैट्समैन जो है ये 7th पोजीशन पे अगर जाता है तो रन्स आने की संभावना ज्यादा है। ये बी बैटर जो है ये 3rd पोजीशन पे आता है तो रन्स ज्यादा मिलेंगे। सी बैटर जो है ये कौन से पोजीशन पे आना चाहिए? 6th पोजीशन पे। डी बैटर जो है कौन से पोजीशन पे आना चाहिए? 5th पोजीशन पे। और ई बैटर जो है कौन से पोजीशन पे आना चाहिए? 4th पोजीशन पे आना चाहिए। बस इसी चीज को मैं लिखता हूं और मैं बनाता हूं ऑप्टिमल असाइनमेंट। हम असाइन कर रहे हैं ना बैट्समैन को, उसका पोजीशन असाइन कर रहे हैं हम। इन दी सेम मैनर आप आपके टास्क को जो आपने ऑर्गेनाइजेशन में करना है, मशीन ने, इंसान ने, उसको आप आपका टास्क असाइन कर रहे हो। ठीक है, तो मुझे बताइए यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं? बैट्समैन कौन सा है, उसके साथ साथ बैटिंग पोजीशन कौन सी है, उसके साथ साथ रन्स कितने स्कोर होने वाले हैं। ध्यान से सुनना, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड कॉलम फिलअप करेंगे। पहले कॉलम में बैट्समैन ए आ सकता है, बी आ सकता है, सी आ सकता है, डी आ सकता है, ई। ए को क्या अलॉट किया अपन ने? 7th पोजीशन। बी को क्या अलॉट किया? 3rd पोजीशन। सी को क्या अलॉट किया? 6, फिर 5 और फिर 4। आपने ओरिजिनल मैट्रिक्स जो क्वेश्चन के अंदर दिया है उसमें जाकर के ए वाले रो में 7th वाले कॉलम में कितने रन्स दिए वो निकालने हैं। मतलब कौन सा बोल रहा हूं मैं? मैक्सिमाइज मैट्रिक्स, ओरिजिनल मैट्रिक्स। ये जो चीज आप कर रहे हो दिस विल कम फ्रॉम original matrix, this will come from optimal matrix, this will come from optimal matrix। चलिए रन्स स्कोर्ड A7 कितना दिया हुआ है? क्वेश्चन जाके देखिए। ए में 7 कितना है? 50 रन है क्या? ये मैंने 50 लिख दिए। बी कितना है? 3, ये 3rd पोजीशन है और ये बी है, कितना है? 42। उसके बाद सी कितना है? 6th पोजीशन, कितना है? 60 है क्या? ये मैंने लिख दिया 60। डी कितना है? 5th पोजीशन, डी और यहाँ 5th पोजीशन कितना है? 20। ई कितना है? 4th पोजीशन, कितना है? 60। टोटल करिए,
टोटल 232 आ रहा है क्या, मतलब टोटल एक्सपेक्टेड रन्स अगर हम सबसे अच्छे तरीके से हमारा असाइनमेंट करते, अलॉटमेंट करते, तो मैक्सिमम रन हमारी टीम कितनी बना सकती है 232, उसके आगे हम नहीं जा सकते। उससे कम हो सकता है क्या, हाँ, क्योंकि पॉसिबल है ये एग्जीक्यूट प्रॉपरली नहीं होगा, बट इतना तो आप बना ही सकते हो। तो दिस इज ऑप्टिमल नंबर ऑफ रन्स। ऐसे ही सपोज ये नंबर ऑफ आवर्स है तो ऑप्टिमल नंबर ऑफ आवर्स जो आप काम कर रहे हैं, नंबर ऑफ मतलब प्रॉफिट है तो ऑप्टिमल प्रॉफिट आप इतने हजारों करोड़ का जो भी होता है ना अर्न कर सकते हो। आई होप आपको बात क्लियर है, यस और नो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमने मैक्सिमाइजेशन टू मिनिमाइजेशन भी कर दिया, इस क्वेश्चन में हमने ऑप्टिमलिटी के लिए आपको एक स्टेप इंप्रूवमेंट कैसे बनाना है वो भी देख लिया, राइट। अब सिर्फ एक डमी वाला कॉन्सेप्ट जो है वो मैं आपको एक बता देता हूं, मतलब पूरा क्वेश्चन नहीं सॉल्व करता हूं असाइनमेंट में, एक क्वेश्चन जहां पे डमी यूज हो रहा है उसको चेक करते हैं। कोई मुझे जिन्होंने पढ़ा हुआ है क्वेश्चन एक बार देख करके बताइए डमी कहां यूज किया था अपन ने, तो एक क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। एक क्वेश्चन में डमी यूज किया अपन ने, हमने क्लास में भी सॉल्व किया है वो क्वेश्चन। क्या बोल रहा हूं, इसी के बाद वाला, नहीं इसमें क्वेश्चन ही नहीं है, बट एक क्वेश्चन हमने जहां न्यू मशीन ऐड की थी क्या था अपन ने, 27th वाला, मतलब ओल्ड सिलेबस में मॉड्यूल में सेकेंड वाला है शायद, इसके बाद वाला ना। ऑनलाइन वाला यहां तक असाइनमेंट क्लियर है कि आपको बताइएगा फटाफट से चैट बॉक्स में यस और नो। सबसे ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर कौन सा है, अभिषेक मेरे ख्याल से आपने पूरी बैच अटेंड की हुई है, आपको ये पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा वेटेज ओल्ड हो या न्यू हो यही चैप्टर है। कौन सा, मशीन वाला ना, एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, आप ओपन कर सकते हो इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है न्यू मॉड्यूल में, पेज नंबर 187 पे। ओल्ड वाला में जो भी आपका पहला वाला पेज था क्वेश्चन था उसका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा बड़ा है, मतलब ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो डिवाइडेड बाय 3 करके आएगा, मतलब 3 सब क्वेश्चन है और तीनों बड़े बड़े सब क्वेश्चन है, तो ये आपको कोई भी एक सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछेंगे 5 मार्क के लिए। इतना बड़ा क्वेश्चन अगर पूछ ले तो उसके लिए 20 मार्क देने पड़ेगा, वो दे नहीं सकते, तो आपको क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं आएगा। आप इसको ट्राई कर सकते हो बाद में आराम से, बट मैं आपको सिर्फ कौन सा पार्ट बता रहा हूँ, अनबैलेंस्ड मैट्रिक्स जब होता है। अब देखिए अज्यूम करिए यहाँ पे कितने मशीन है, 6 मशीन है, एक और मशीन हम इंट्रोड्यूस करें, कितने मशीन हो गए 7, कहना है ये एक कॉलम है तो ये 7 कॉलम हो गए, यहाँ रो है, एक ऑपरेटर, 2 ऑपरेटर, 3 ऑपरेटर, टोटल 6 ऑपरेटर, तो देर आर 6 रोज बट देर आर 7 कॉलम्स, तो दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज अनबैलेंस्ड मैट्रिक्स। अनबैलेंस्ड मैट्रिक्स में हम हंगेरियन मेथड यूज नहीं कर सकते, हमको मैट्रिक्स को बैलेंस करना पड़ेगा। जब मैं बोलता हूं मैट्रिक्स को बैलेंस करना पड़ेगा तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या लगेगा, एक कॉलम को कट कर दूं क्या मैं, नहीं, कट नहीं कर सकते कोई चीज को, आप एक रो को इंट्रोड्यूस कर दीजिए, एक रो इंट्रोड्यूस कर दीजिए। यहां अगर आप देखोगे इन्होंने इंट्रोड्यूस किया हुआ है क्वेश्चन में, सब क्वेश्चन में इन्होंने देखिए यहाँ पे, तो ये कितने हो गए आपके 7 कॉलम हो गए, ये देखिए 6 रो ऑलरेडी थे, एक डमी रो इंट्रोड्यूस कर दिया, डमी में कॉस्ट या प्रॉफिट जो भी है हमेशा 0 होता है। अब देखिए आपके पास 7 कॉलम्स है और 7 रोज है आपके पास, अब बैलेंस है क्या मैट्रिक्स, हाँ, अब आप काम चालू कर सकते हो। बाकी हर एक स्टेप एज इट इज यूज करना है, जितने भी स्टेप्स थे सब एज इट इज आएंगे, रो ऑपरेशन सेम, कॉलम ऑपरेशन सेम, मैक्सिमाइजेशन होगा तो मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करिए, सब कुछ सेम रहने वाला है। एक ही चीज सिर्फ चेंज हो रही है, वो है आपको डमी रो या फिर डमी कॉलम इंट्रोड्यूस करना है। बात क्लियर है हाँ या ना, ठीक है। चलिए आइए लेट्स गो टू ट्रांसपोर्टेशन, लेट्स गो टू ट्रांसपोर्टेशन। क्यों क्या हो गया, करना है ना सॉल्व ट्रांसपोर्टेशन, ऐसे क्या कर रहे हो, आ जाओ ट्रांसपोर्टेशन पे आते हैं। कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करें, NWCR एक सॉल्व करना है क्या आइडिया लेने के लिए, सिंपल छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और फिर डायरेक्ट VAM पे जाते हैं, क्या बोलते हो, हाँ
चलो, मेरे ख्याल से सेकेंड एग्जाम्पल था वो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। न्यू सिलेबस वाला पेज नंबर बताइए। क्या हो गया? लास्ट में है शायद से, नहीं लास्ट तो सिमुलेशन था। हाँ मिल गया शायद मुझे, एक सेकेंड। कौन सा वाला करें? नहीं, लूप वाला सॉल्व नहीं करूंगा मैं यहाँ पे। लूप एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, लूप आया ही नहीं कभी आज तक। तो अगर ये वाला लेक्चर को एग्जाम के एक दिन पहले देख रहा है, वो लूप देख लेगा और एग्जाम को नहीं गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वो एक्स्ट्रा सेशन जो होगा ना उसमें लूप वाला करते चाहिए। तो चलिए, पेज नंबर 152। क्या हुआ? आते हैं ना बाबा, आते हैं ना। ये एग्जाम्पल एक सॉल्व करो ना पहले फटाफट से, या ये ना करते हुए ना और एक किया जा सकता है। एक इलस्ट्रेशन देखो, अपन ने क्लास में सॉल्व किया था जहां टोटल डिमांड टोटल सप्लाई 34 आ रहा था। वो कहाँ है? वो क्वेश्चन ढूंढो जरा। ये तो VAM है ना डायरेक्ट। मुझे VAM नहीं चाहिए, नॉर्मल वाला क्वेश्चन चाहिए। ठीक है ना, एक काम करो, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, देख लो। यहाँ पे ढूंढने में टाइम नहीं डालता है, मैं आपको ढूंढ के बाद में मार्क करके देता हूँ। चलिए सभी लोग सामने ध्यान देना, ऑनलाइन वालों खास करके। सी, असाइनमेंट प्रॉब्लम जो है ना, असाइनमेंट प्रॉब्लम का अपग्रेडेड वर्जन है ट्रांसपोर्टेशन। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, ट्रांसपोर्टेशन जब मैं बोलता हूं तो आई एम ट्राइंग टू ट्रांसपोर्ट सम रॉ मटेरियल, फिनिश गुड, जो भी कुछ तो ट्रांसपोर्ट कर रहा हूं मैं। ठीक है, अब ट्रांसपोर्टेशन कौन से मशीन ने या कौन से व्हीकल ने क्या क्या ट्रांसपोर्ट करना चाहिए, यहाँ पे असाइन ही करना है ना जॉब। एक जॉब है ट्रांसपोर्टेशन का, एक जगह से दूसरी जगह तक कौन सी व्हीकल जाएगी तो कम से कम खर्चा लगेगा, ये हमको समझना है। सपोज फॉर एग्जांपल, तो ये हम असाइनमेंट से भी कर सकते हैं, बट ट्रांसपोर्टेशन में और एक्यूरेसी आ जाती है अगर ट्रांसपोर्टेशन के क्वेश्चन आप ट्रांसपोर्टेशन से करते हो। मतलब देखा जाए दोनों का, असाइनमेंट का और ट्रांसपोर्टेशन का ऑब्जेक्टिव सेम है, बट मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक स्पेसिफिक मेथड है, टेक्निक है, जो है ट्रांसपोर्टेशन वाली टेक्निक। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन वाली टेक्निक जब मैं बोलता हूं, ट्रांसपोर्टेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स है। कैसे सॉल्व करते हैं हम देखेंगे, बट ट्रांसपोर्टेशन को सॉल्व करने के दौरान मिनिमम 3 मेथड्स, ज्यादा ही है बट मिनिमम 3 आप बोल सकते हो। एक है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल मेथड, जिसको हम बोलते हैं NWCR प्यार से। ठीक है, उसके बाद दूसरा मेथड है लीस्ट कॉस्ट मेथड। अब लीस्ट कॉस्ट में हमने और एक चीज देखी थी, 2 पॉइंट्स देखे थे ना उसमें, लीस्ट रो कॉस्ट था कि कॉलम कॉस्ट, क्या था एक बार चेक करो जरा, अपन ने देखा था। और तीसरा वाला है वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। मैंने टेबल बना के दिया था आपको, देखो। है क्या, या मैं चेक करूं यहाँ पे? है तो बताओ। हाँ ये देखिए, ये हमने 3 मेथड देखे हुए थे, NWCR, LCM, लीस्ट कॉस्ट मेथड, उसमें मिनिमम रो कॉस्ट मेथड, मिनिमम कॉलम कॉस्ट मेथड और लीस्ट कॉस्ट मेथड, तीनों थे, और VAM मेथड था। ऐसा मतलब देखा जाए तो 1, 2, 3, 4 एंड 5, टोटल देयर आर 5 मेथड्स टू सॉल्व ट्रांसपोर्टेशन क्वेश्चन। बट उसमें एग्जाम में जो आज तक हमेशा टेस्ट किया गया है वो है VAM, वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। फॉर ऑब्वियस रीजंस ये आपको सबसे ज्यादा एक्यूरेट आंसर देता है तीनों के कंपैरिजन में। सबसे ज्यादा एक्यूरेट देता है आपको वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, जिसको हम क्या बोलेंगे, VAM मेथड। हम क्या कर रहे हैं अभी, मैं आपको एक NWCR का क्वेश्चन करवाता हूं, एक आपको LCM का क्वेश्चन करवाता हूं, शॉर्ट में फटाफट करेंगे इसको, यहां से आपको इन दोनों का आइडिया आ जाएगा। तो अगर एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आता है तो आपको पता है। उसके बाद हम वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड पे जाके दोपहर में, राइट, जब हमारा सेकंड सेशन होगा, हम VAM करेंगे। VAM के अंदर में
एक क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है, जिसको हम लूप मेथड से जानते हैं। लूप मेथड में यहाँ पे कैप्सूल में नहीं ले रहा हूँ, आपको दिख रहा हूँ अलग से, मैं वो वीडियो आपको दे देता हूँ, बट दिखने की जरूरत नहीं है इस मोमेंट पे अगर आप पहली बार ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो। अगर आप इससे पहले ट्रांसपोर्टेशन करके आए हो तो आप लूप मेथड देख लीजिए। एग्जाम में 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, उसके लिए वो लूप मेथड आपको नहीं दे सकते हैं आइडियली। हाँ, बट ऐसा हो सकता है कि लूप मेथड के लिए सिर्फ लूप वाला देंगे, ऊपर का सॉल्व करके देंगे, ये हो सकता है, तो देख लेना, अपना काम है। आइए पहली चीज पे जाते हैं, NWCR पे। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आइए उसको लिखते हैं। आप क्वेश्चन मेरे साथ लिख सकते हो। क्वेश्चन कंपलसरी लिखना, आंसर आप आपके सबसे देखिए, मैं आपको बाद में प्रोवाइड तो कर दूंगा। क्वेश्चन लिखने इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको समझने हम सॉल्व क्या करने वाले हैं। चलिए फटाफट से ध्यान देना। मैं यहां पे लिख रहा हूं डेस्टिनेशन 1, डेस्टिनेशन 2, डेस्टिनेशन 3, और यहां मैं लिख रहा हूं सप्लाई। यहां मैं लिख रहा हूं ओरिजिन 1, ओरिजिन 2, ओरिजिन 3, यहां पे लिख रहा हूं ओरिजिन 4, और यहां मैं लिख रहा हूं डिमांड। डेस्टिनेशन 1 जो है, यहां पे मैं लिख रहा हूं से 2 3 5 1, यहां लिखता हूं से 7 3 4 एंड 6, यहां पे मैं लिखता हूं 4 1 7 एंड 2, और यहां पे जो है मैं लिखता हूं 5 8 7 14, और यहां लिखता हूं मैं 7 9 और 18। इतना सिर्फ लिख लो, बाकी फिर सामने ध्यान देना। इतना लिख लो, सामने ध्यान दो। ऑनलाइन में जो लूप की क्वेरी पूछ रहे हो, मैं आपको यही बोल रहा हूं कि लूप वाला क्वेश्चन आप अगर पहली बार आज ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो तो आपको लूप करने की जरूरत नहीं है। आप इससे पहले ट्रांसपोर्टेशन करके आए हो तो आपका लूप एक बार करना मतलब ऑब्वियसली अच्छी एडवाइस है इस मोमेंट पे। जिन लोगों ने अभी अभी बैच में सब कंप्लीट किया, याद आ रही है क्या चीज़ है? असाइनमेंट, LPP, सिमुलेशन, पक्का? चलो लिख लिया सबने? यस? क्या लिख रहा है इतनी देर से? तो कितना सीरियसली लिख रहा हो? अरे अरे लिख ले लिख ले लिख ले। हाँ, किसी के पास नहीं है, बट सबने लिख लिया इतनी देर में। अजसत नहीं है? क्यों उसके पीछे पड़े हो? बेचारा अभी भी ब्रेकअप हुआ है उसका, देखो कैसा उदास है, दाढ़ी वगैरह बढ़ा ली है, बराबर ना? हाँ चलो ध्यान देना सामने। पहले तो मुझे ये बताओ, आपको जो बेसिक नॉलेज असाइनमेंट का अभी तक है, वहां पे भी मैट्रिक्स था, यहाँ पे भी मैट्रिक्स है। असाइनमेंट में हम बोल रहे थे कि अगर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल तो दी बैलेंस मैट्रिक्स इज अनबैलेंस्ड मैट्रिक्स, उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आप देखिए कितने कॉलम है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बताओ कितने कॉलम है? 3 कॉलम है या 4 है? 3 कॉलम है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, 3 कॉलम है, 4 रो है। अगर ये असाइनमेंट का क्वेश्चन होता तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, हमको एक डमी कॉलम लगता इक्वल करने के लिए। बट ये ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन है, ट्रांसपोर्टेशन में हमको ये चेक नहीं करना है बैलेंस के लिए कि कितने रो है कितने कॉलम है। ट्रांसपोर्टेशन में सप्लाई का टोटल क्या है, डिमांड का टोटल क्या है। सप्लाई डिमांड इक्वल होना चाहिए, इक्वल है तो मैट्रिक्स आपका बैलेंस्ड है, आप ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक लगा सकते हो। अगर इक्वल नहीं है तो आप ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक लगा नहीं सकते हो, आपको फिर डमी रो डमी कॉलम इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन में वो भी देखेंगे। टोटल करिए सप्लाई का 5 + 8 + 7 + 14 34 है क्या? टोटल करिए डिमांड का 7 + 9 + 18 34 है क्या? यस? कहना है अगर ये इक्वल है तो देयरफॉर मैट्रिक्स इज बैलेंस्ड है। मैट्रिक्स हाँ या ना? अगर मैट्रिक्स आपका बैलेंस्ड है तो अब हम पहली चीज क्या करेंगे? पहली चीज हम वापस मैट्रिक्स को लिखेंगे। आप मत लिखना, सामने ध्यान देना, सिर्फ मुझे वैल्यूज बताना। चलिए वैल्यूज बताइएगा मुझे, क्या दिया हुआ आपको? D1, D2 और D3, और फिर सप्लाई है O1, O2, O3, O4, और आपको डिमांड दिया हुआ है कितना है? यहाँ पे 2 था, 2 के बाद 3 5 1, और यहाँ पे 7 3 4 एंड 6, और यहाँ पे 4 1 7 एंड 6। चलिए सप्लाई कितना है? 5 8 7 14, और डिमांड कितना है? अरे रुको जरा, हाँ 7 9 और 18। चलिए मैं क्या बोल रहा हूं, कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल मेथड। नॉर्थ वेस्ट, अब वापस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता होनी चाहिए, यहां पे ऊपर जाएंगे तो नॉर्थ आएगा, नीचे जाएंगे तो साउथ आएगा, लेफ्ट में जाएंगे तो वेस्ट आएगा, राइट में जाएंगे तो ईस्ट आएगा। अगर ये नहीं पता तो पहले स्कूल जाकर के आ जाओ,
ये अटेम्प्ट वेट कर सकता है, ठीक है। चलिए मुझे बताइए, ये अगर आपका डेटा यहां दिया हुआ है तो इस डेटा में सबसे ज्यादा नॉर्थ वेस्ट कौन सा है? अगर इसको आप सेंट्रल पकड़ते हो यहां पे, तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच में यहां पे नॉर्थ वेस्ट आ जाएगा ना, तो कहना है इसे नंबर 2 जो दिया हुआ है ये क्या है? नॉर्थ वेस्ट है। नंबर 2 को आपने सिलेक्ट करना है। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल मेथड आपको सिर्फ हेल्प करता है सिलेक्ट करने के लिए उस सेल को जहां पे आपने अलोकेशन करना है। अलोकेशन किस चीज का करना है? ये यूनिट का करना है जो यहां से यहां पे जाने वाला है। ये देखिए ओरिजिन है ना, मतलब यहां से इस फैक्ट्री से स्टार्ट होगा, इस डेस्टिनेशन पे डिलीवर होगा। तो कौन से फैक्ट्री से कौन से जगह पे डिलीवर करना है ये हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट बेंच पे बात करना बंद करो। तो यहां से अगर यहां भेजना है तो यहां पे अलोकेशन हो जाएगा। क्या हो गया? कहां? ये 6 है क्या? 2 क्यों लिखा था मैंने? चलिए अभी कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे अगर आप मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे जाना है और अब बोल रहे हो यहाँ से जाने कम से कम खर्चा लगेगा, तो ये वाला सिलेक्ट कर लेंगे अपन। तो सिलेक्शन करने का प्रोसेस जो है इसके लिए अलग अलग मेथड है। अलोकेट करने के लिए तो सेम ही मेथड है, मैं बताऊंगा आपको। अलोकेशन के लिए सेम मेथड है, सिलेक्शन के लिए या तो नॉर्थ वेस्ट, या तो लीस्ट कॉस्ट, या तो वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। अब मैं जैसे ही आपको बोल रहा हूं कि ये वाला सेल सिलेक्ट होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? क्योंकि आप नॉर्थ वेस्ट फॉलो कर रहे हो, ये सेल सबसे नॉर्थ वेस्ट में है। मैं आपको बोलता हूं लीस्ट कॉस्ट मेथड है। अब मुझे बताइए सबसे कम कॉस्ट कौन सा है? 1 है। तो आप अलोकेट कहां करोगे? सबसे पहले 1 पे करोगे, क्योंकि लीस्ट कॉस्ट है। वोगल्स में देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ पेनल्टीज, जो हम अगले लेक्चर में देखेंगे कैसे यूज करना होता है, ठीक है। बट अब उससे पहले मुझे यहाँ पे फटाफट से बताइए, अब अगर मैंने ये सिलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा बॉक्स बनाना है। सी यहाँ पे आपका टेबल रहने वाला है, बराबर। आप टेबल बनाने वाले हो तो ये टेबल कुछ इस तरीके से बन जाएगा, राइट। तो ये टेबल को यहाँ पे लगा करके यहाँ पे आपने एक अलोकेशन करना है। ये अलोकेशन मतलब क्या करोगे? अभी देखो ध्यान देना, कंसेप्ट एक ही बार समझा रहा हूं, अगली बार से मैकेनिकल करेंगे। कंसेप्ट समझना, ओरिजिन 1 से मुझे जाना है डेस्टिनेशन 1 पे, तो मैं यहां पे जाऊंगा और 2 रुपए का कॉस्ट लगेगा मुझे। 2 रुपीज पर यूनिट मुझे लगने वाला है अगर मुझे मटेरियल ओरिजिन 1 से डेस्टिनेशन 1 पे पहुंचाना है। कंसेप्ट क्लियर है रेस? अगर मुझे ओरिजिन 1 से डेस्टिनेशन 2 पे जाना है कितना लगेगा? 7 रुपीज। अगर मुझे ओरिजिन 1 से डेस्टिनेशन 3 पे जाना है कितना लगेगा? 4 रुपीज पर यूनिट। मैं कितने यूनिट ट्रांसफर करने वाला हूं, कितने यूनिट ट्रांसपोर्ट करने वाला हूं, ये कैसे समझेगा? आप मुझे लॉजिकली बताइए, लॉजिक लगा करके। अगर ओरिजिन 1 में आपके पास 5 यूनिट रेडी है और डेस्टिनेशन 1 जो है उसकी रिक्वायरमेंट है 7 यूनिट, तो आप कितने यूनिट ट्रांसपोर्ट करोगे? 7 करोगे ना। 7 तो मैं कर ही नहीं सकता हूं, मेरे पास है कितने? मेरा सप्लाई कितना है ओरिजिन 1 का? 5 है, तो मैं 5 के ऊपर तो कर ही नहीं सकता हूं। या तो 5, या तो 4, या तो 3, या तो 2, या तो 1, सिंपल। डेस्टिनेशन 1 जो इसका रिक्वायरमेंट कितना है? 7 है। तो इसको अगर रिक्वायरमेंट समझो यहाँ पे 4 होता, तो भले मेरे पास 5 है, मैं 5 ट्रांसफर करूंगा क्या? नहीं, क्या करूंगा करके, उसको चाहिए ही 4 ना, तो 5 देके क्या करोगे? बट इसका रिक्वायरमेंट कितना है? 7 है, तो मतलब 5 तो सबका सब चाहिए ना इसको, तो ये पूरा 5 का 5 मैं यहाँ अलोकेट कर सकता हूँ क्या? आंसर इज यस। ये मैंने यहाँ 5 अलोकेट कर दिया। ये 5 में से अलोकेट किया, ये हो गया 0, इसको निकाल करके आप कर दोगे 2। मतलब क्या हो गया? डेस्टिनेशन 1 की टोटल रिक्वायरमेंट 7 थी, 7 में से 5 अलोकेट हो चुके हैं, बचे कितने? 2। ये 2 और अलोकेट करने हैं। लॉजिक समझा है सभी को? क्लियर है क्या? खास करके नए बच्चों को लॉजिक क्लियर होना चाहिए, राइट। दूसरी चीज, अब क्या करोगे? अब ये वाला सेल चला गया, अब आपको एक काम करना है। आपको क्या करना है? आपको रो या कॉलम एलिमिनेट करना है। कौन सा रो या कौन सा कॉलम एलिमिनेट होगा? वो रो या वो कॉलम एलिमिनेट होगा जहां पे आपके पास अभी सप्लाई करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है या डिमांड आपका बचा ही नहीं है। तो इस क्वेश्चन में देखिएगा, फर्स्ट कॉलम को अपन ने हाथ लगाया, अभी तक उसमें डिमांड है क्या? 2 का डिमांड है, इसको एलिमिनेट कर सकते क्या? नहीं कर सकते। पहला रो देखिए, ओरिजिन 1, उसका सप्लाई कितना था? 5 था, पूरा का पूरा खत्म हो गया, इसका कुछ काम नहीं बचा अभी। इसको आप एग्जाम में ऐसे क्रॉस कर सकते हो, उसका कचरा मत बना देना, उसके पीछे क्या लिखा सामने वाले को समझना चाहिए, तो वो रहना है, राइट। बट फिर भी उसको क्रॉस करना है। अब मुझे बताइए जितने भी सेल आपके बचे हुए हैं इसमें से सबसे ज्यादा नॉर्थ वेस्ट क्या है? 3 है क्या? ठीक है, तो यहां पे अलोकेट करेंगे अभी, राइट। आप D1 की बात करिए, D1 को कितना चाहिए? 2। O2 के पास कितना है? 8, तो चाहिए ही 2, तो 8 थोड़ी ना दोगे, तो विचएवर इज लेस, दिस और दिस, विचएवर इज लेस, क्या लेस है? यहां कितना लॉट हो जाएगा? 2, यह कितना हो जाएगा? 6। क्या एलिमिनेट करोगे? कॉलम 0 हो गया ना, कॉलम एलिमिनेट कर दो। अब ये जो इतना बचा हुआ है इसमें से नॉर्थ वेस्ट कौन सा है? कितना अलोकेट हो जाएगा? 6 की सप्लाई है, 9 की रिक्वायरमेंट है, तो सप्लाई है ही 6, तो 9 की रिक्वायरमेंट तो फुलफिल नहीं हो सकती, तो कितना कर देंगे? 6। ये क्या हो जाएगा? 0। यहां क्या आ जाएगा? 3। क्या चला जाएगा? गायब, ठीक है। अब कहां अलॉट करोगे? 4 पे अलॉट करोगे, कितना है? 3 और 7 है, 3 लोवेस्ट है, 0 कर दो, यहां कितना बचेगा? 4। उसके बाद क्या कर सकते हो? ये एलिमिनेट हो जाएगा क्या? कहां अलॉट होगा अभी?
7 पे अलॉट होगा और 14 दोनों पे अलॉट होगा। कितना अलॉट होगा? यहाँ पे 4 अलॉट हो जाएगा, यहाँ पे 14 अलॉट। 4 का 0 हो गया, 14 का 0 हो गया, यहाँ पे पहले 4 गया, बचा कितना? 14, फिर 14 गया, बचा कितना? 0। समझा क्या अलॉटमेंट प्रोसेस? अलॉटमेंट प्रोसेस आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए पूरा, राइट? आप अगर रो या कॉलम को एलिमिनेट कर रहे हो, एलिमिनेट करने के बाद भी समझते आना चाहिए कि आपने क्या लिखा हुआ है, उतना आपका प्लेन अच्छे से होना चाहिए वो, ठीक है? जिनको समझा है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझा एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले वहां आप देख सकते हो। बट अब एक इंपॉर्टेंट काम करता है। इंपॉर्टेंट काम क्या करना है? आपने कहाँ कहाँ पे अलोकेशंस किए हैं? यहाँ अलोकेशन किया, यहाँ किया, यहाँ किया, यहाँ किया, यहाँ किया, यहाँ किया। अब देखिए पहले केस में देखिए 5 यूनिट्स अलोकेट करने हैं, राइट? एक के लिए खर्चा कितना? 2 रुपया, ठीक है? तो मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे 5 के लिए खर्चा आ जाएगा। उसके बाद प्लस दूसरा वाला कौन सा है? 2 यूनिट्स अलोकेट करने, कितने रुपए में? 3 रुपए एक के लिए, प्लस 6 यूनिट अलोकेट करने के किसके लिए? 3 रुपए में, वो कर लिया। प्लस कितने हो जाएंगे उसके बाद? 3 यूनिट अलोकेट करने 4 रुपए के हिसाब से, प्लस 4 यूनिट अलोकेट करने 7 रुपए के हिसाब से, प्लस 14 यूनिट्स कितने? 2 रुपए के हिसाब से। टोटल करिए, आंसर बताइए। मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट विल बी इक्वल टू कितना है? ये हो गया आपका ट्रांसपोर्टेशन का एक क्वेश्चन, सिंपल वाला। एग्जाम में इसके आने के चांसेस बहुत कम हैं। टेबल बना के क्या आपने चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर आपका सेम रहने वाला है 106। अगर डिमांड एंड सप्लाई सेम नहीं रहा तो आपको ये करना है, क्या बोलते हैं, डमी इंट्रोड्यूस करना है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है? यस 10 मिनट पहले ब्रेक दे रहा हूँ बिकॉज आपको बाद में ब्रेक नहीं मिलने वाला है आज, तो आप जल्दी से फटाफट जाइए लंच वगैरह करके। सलीम सर का लेक्चर होगा, उनका लेक्चर खत्म होने के बाद मैंने उनको रिक्वेस्ट किया वो 2:30 पौने 3 के बीच में छोड़ देंगे। अपन 5 मिनट का ब्रेक लेकर के तुरंत स्टार्ट करेंगे और श्रीकांत सर स्टार्ट करने से 10 मिनट पहले आपको छोड़ दूंगा, ठीक है? लगभग 1.25 घंटे के आसपास का अपना लेक्चर होगा। इसके बाद वाला एक LCM वाले मेथड से करेंगे सॉल्व, एक VAM मेथड से करेंगे सॉल्व। शेड्यूलिंग, लाइन बैलेंसिंग, 2 चीज़ें डिस्कस करूँगा, मोस्टली इसमें लेक्चर चला जाएगा पूरा, ठीक है? चलो बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल एट अप्रॉक्सीमेटली 2:45, ठीक है? मेरे को लगता है ये है, खत्म कर लेते हैं इसको, क्लोज कर लेते हैं, ऐसे मंडे पे आ जाएंगे फिर, ठीक है? चलिए ऑनलाइन कोई क्वेरी तो बताइए, अदरवाइज आप ब्रेक के लिए जा सकते हो। आज तो मज़ा आ गया सर, सब रिवीजन हो गया। यार आपका नाम तो बताइए। हाँ